कि जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी। निधि कमरे में लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। बिजली नहीं थी तो गर्मी से बुरा हाल था। उसने सोचा कि जा करके आंगन में सो जाती हूँ। उसने माँ से कहा कि माँ, मैं आंगन में खाट बिछा करके सो जाती हूँ, यहाँ पर गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही है। और वह अंधेरे से बचते बचाते खाट ढूंढने लगती है कि तभी उसके कानों में प्रीति की आवाज टकराती है, जो माधव से कह रही थी कि सुनो जी, इस बार कैसे भी करके निधि दीदी की शादी निपटाइए। सीधा नहीं मिलता तो लंगड़ा लूला किसी से भी करवा दीजिए ताकि मेरा पीछा छूटे। उन्हें अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी है, जिसका शीर्षक है बिन ब्याही विधवा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। निधि का जन्म एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में हुआ था। पिता 4 भाई थे, जिसमें से एकाध छोटी मोटी नौकरी करते थे, बाकी सब खेती पर ही निर्भर थे। निधि के पिता बीए पास यानी ग्रेजुएट थे। क्योंकि यह कहानी 40 साल पहले शुरू होती है, इसलिए 40-50 साल पहले ग्रेजुएशन का बड़ा महत्व था गांव में। ग्रेजुएट लोग काफ़ी पढ़े लिखे में शुमार होते थे। अब क्योंकि उसके पिता ग्रेजुएट थे तो उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। प्राइवेट नौकरी करना अपनी तौहीन, और बड़ा काम कहीं मिला नहीं तो सारी उम्र बेरोजगार बैठे रहे। 4 अक्षर पढ़े लिखे लोग खेती करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, तो मेहनत मजदूरी किसानी से भी जीवन भर दूरी ही बना करके रखे। दूरी नहीं रखी तो अपनी पत्नी से, जिसके परिणाम स्वरूप 2-3 बच्चे भी थे। बड़ी बेटी रिद्धि, छोटी बेटी निधि और एक लड़का माधव। जब तक संयुक्त परिवार था तो दाल रोटी ठीक ठाक चल ही जाती थी। परिवार वाले खेती गृहस्थी करते थे तो इनका भी उससे गुजारा हो जाता था। तो किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। हट्टा कट्टा शरीर होने के बावजूद जिंदगी भर बेकार बेरोजगार नकारे रहे। इसका खामियाजा उनके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ा। जब तक पिताजी जीवित थे थोड़ी मदद मिल जाती थी घर को चलाने के लिए। थोड़े बहुत पैसे पिताजी कभी कभार भेज देते थे, जिससे बाल बच्चों का जीवन यापन हो जाता था। तीनों बच्चे किसी तरह 10वीं 11वीं कर रहे थे। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 30 हो चली थी। गांव घर वाले उसकी माँ को ताने सुनाने लगे थे कि 30-32 की होने वाली है, शादी कब करोगी? अब बाप को ही नहीं पड़ी है तो माँ बेचारी क्या करती? नाम मात्र की साक्षर 2 गज की घूंघट में चूल्हे चौका में ही अपना जीवन खपाने वाली उस साधारण माँ की औकात ही क्या थी। खैर, किसी तरह परिवारजनों के सहयोग से बड़ी बेटी की शादी ठीक ठाक घर में हो गई। तब तक छोटी बेटी निधि भी 28-19 साल की हो चुकी थी। क्योंकि घर में उसे सब छुटकी बुलाते थे तो पता ही नहीं चला किसी को कि कब छुटकी जवान हो गई। बड़ी बेटी की शादी के 1-2 साल बाद तक तो हिम्मत नहीं हुई उसके माँ बाप को छुटकी की शादी करने की, क्योंकि बड़ी की ही शादी में 4-5 लाख का खर्चा आया था, जिसमें 1-2 लाख कर्ज हो गए थे। अब कर्ज चुकाने में और पुनः शादी के लिए 4-5 लाख जमा करने में कम से कम 5-6 साल और लगने थे। चलो कोई बात नहीं, जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे ही 2-4 साल और इंतजार कर लेगी छुटकी। परंतु अफसोस कि 5-6 साल बाद भी छुटकी के पापा को छुटकी की शादी का ख्याल नहीं आया। छुटकी अब उम्र के 36वें पड़ाव को टच करने वाली थी। उसके बेनूर उदास चेहरे की सिलवटें साफ साफ नजर आने लगी थी। उसकी आंखों में एक मायूसी नजर आती, घोर निराशा की परछाई नजर आती, जैसे आंखें साजन के सपने देखते देखते थक चुकी हों। ऐसा लगता है जैसे सारी उमंगें, सारी बेताबियां, बेकरारियां सब खामोश हो गई हैं। उनका दुर्भाग्य ये नहीं था कि उसके पिता को उसके लायक कोई वर नहीं मिला, उसका दुर्भाग्य ये
भी नहीं था कि उसके शरीर मानसिक छवि में कोई बाधा थी, कोई परेशानी थी, बल्कि उसका दुर्भाग्य यह था कि उसके पिता ने कभी उसके लिए कोई वर ढूंढा ही नहीं। अपनी सुविधा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी लड़का जो ठीक ठाक कमाने की काबिलियत रखता हो, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी ढूंढा ही नहीं उसके लिए। ढूंढना इसलिए कि पूर्वोत्तर भारत में लड़की वाले लड़के वालों के घर बकायदा जाते हैं, अधिकांशतः मिन्नतें करते हैं कि वह उनकी बेटी शादी के लिए मान जाए, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम दहेज के रूप में देनी पड़ती है। माना कि उसके पिता बहुत गरीब थे या अपने अहंकार, आलस्य, कुंठाग्रस्त दिमाग के कारण गरीबी झेलने के लिए मजबूर थे, परंतु चाहते तो कोई भी गरीब या शादीशुदा इंसान जिसकी पत्नी किसी कारणवश शादी के कुछ दिनों बाद चल बसी हो, उससे उसकी शादी करवा सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, शायद ऐसा करने के लिए सोचा भी नहीं। छुटकी की आकांक्षा, ख्वाहिशें उसके सपने चांद छूने की नहीं थी, तारे तोड़ने की भी नहीं थी। वह तो सिर्फ एक परिवार चाहती थी जिसमें उसका पति हो, उसके बच्चे हो, उसके माथे पर सिंदूर लगाने की अनुमति हो, उसकी आंखों में भी काजल हो, उसके माथे पर बिंदिया हो, उसके हाथों में भी रंग बिरंगी चमकीली चूड़ियां हो, जैसे उसके उम्र के बाकी लड़कियों के हाथों में होती है। उसका मन ललचा उठता जब उसके आस पड़ोस के भाई बहनों की शादियां होती, तो वह सोचती काश वह भी नई नई साड़ी, गहने, कान में झुमके, पैरों में छनकती पायल पहन करके इठलाती फिरती। मगर उसके नसीब में तो हाय, उस विधाता ने इतनी खुशी भी ना लिखी। वह तो एक चुटकी सिंदूर के लिए उम्र भर तरसती रही। उसकी हम उम्र लड़कियां नहीं, वो सब तो कब की शादी ब्याह करके अपने अपने ससुराल बस चुकी थी, अपने बाल बच्चों में व्यस्त थी। अब तो उसके सामने भतीजी भतीजियों का भी ब्याह हो चुका था, सबका घर बस चुका था। नहीं बस पाया था तो सिर्फ छुटकी का। नए उम्र की लड़कियां उसे दबे स्वर में चिढ़ाती, उसका मजाक बनाती और वह अपने सारे गम, अपनी सारी उदासियों को समेटे अपनी खूब बेजान ओंठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती। वो किसी को जताना नहीं चाहती थी कि वह कितनी तन्हा, कितनी उदास भीतर तक टूटी हुई है। वह अक्सर सोचती है कि वह तो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन भी नहीं थे, उसे संसार से विरक्ति हो ऐसा भी नहीं था, फिर क्यों उसे बैरागी जीवन जीने पर मजबूर होने पड़ा। एक बिन ब्याही विधवा का जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा, आखिर उसका कसूर क्या था? एक गरीब घर में जन्म लेना उसका कसूर था या एक संवेदनहीन पिता के घर में, एक कर्तव्यहीन पिता के घर में जन्म लेना उसका कसूर था? इन्हीं सवालों के साथ वह आज भी बैठी थी, पिया मिलन की आस में, अपने बाप की पगड़ी को संभाले। निधि का भाई माधव भी अब जवान हो गया था। जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक दवाई के कंपनी में MR के तौर पर नौकरी मिल गई थी, जिससे घर की माली हालत थोड़ी सुधर गई थी। निधि भी बैठे बैठे हाथ पैर मारती रहती थी छोटी मोटी नौकरी के लिए। बहुत प्रयास करने पर एक निजी स्कूल में हिंदी टीचर की नौकरी मिल गई थी। वेतन तो मुश्किल से 3-4 हजार ही था, पर निधि के लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। वो बहुत खुश थी यह नौकरी पा करके। निधि का जीवन थोड़ा सरल हो गया था, उसके जीवन का एक मकसद मिल गया था। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाना बेहद अच्छा लग रहा था। जल्दी ही वह स्कूल में बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। 2-4 महीने पढ़ाते पढ़ाते उसकी टीचिंग स्किल बहुत बेहतर हो गया था, जिसकी वजह से दूसरे शिक्षक भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। निधि संतुष्ट थी फिलहाल अपने दैनिक दिनचर्या से। हाँ, कभी कभी वह अपनी शादी को लेकर के निराश हो जाती। अब तो वह उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, साजन के सपने देखना उसने बंद कर दिया था। अब तो इसी बात से संतुष्ट थी, उसे रोजी रोटी का एक छोटा सा जरिया मिल गया था। निधि के पिता अभी तक सो ही रहे थे, मतलब बेफिक्र ही थे। इधर माधव के लिए भी इक्का दुक्का लड़की वाले पूछ रहे थे। निधि की मां ने सोचा कि पहले माधव की शादी कर लें तो जो थोड़े बहुत दहेज मिल जाएंगे तो उससे निधि की शादी करने में सहायता मिल जाएगी। यह बात उन्होंने अपने पति को बताया। निधि के पापा इस बात के लिए राजी हो गए। फिर उन्होंने
माधव के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। एक दूर के रिश्तेदार की लड़की प्रीति उन्हें पसंद आ गई। दहेज भी इन्होंने जितना मांगा वह लोग देने के लिए तैयार थे। प्रीति 10वीं पास थी, देखने में भी ठीक ठाक ही थी, तो यह लोग शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिन बाद हैसियत के हिसाब से माधव और प्रीति की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। निधि बहुत खुश थी कि उसके घर में नई नवेली भाभी आएंगी तो उसके घर की रौनक और बढ़ जाएगी, उसका भी दिल लगेगा। भाभी के साथ वह मिलजुल करके बड़े ही प्यार से रहेगी। शुरू में प्रीति को निधि से कोई परेशानी नहीं हुई, वह भी खुशी खुशी ही रह रही थी। परंतु धीरे धीरे प्रीति को घर में निधि की उपस्थिति खलने लगी। बात बेबात में प्रीति निधि को ताने मारने लगी। कभी कभी हंसी मजाक के बहाने अपनी सास से पूछती कि दीदी कब तक यहाँ रहेंगी माँ जी? आपको नहीं लगता कि दीदी की उम्र हो गई है अब बाल बच्चे करने की? कब तक बैठा के रखिएगा इन्हें भी? तो ससुराल जाने का मन करता होगा ना? क्यों ना कोई अच्छा भला लड़का? नहीं नहीं, दीदी के उम्र का तो कोई बैठा नहीं होगा, तो जो हो इनके लायक उससे कर देते हैं। गांव घर वाले क्या कहते होंगे कि अब तक बेटी को घर में बिठा करके रखा है। निधि और निधि की माँ मन ही मन तड़प करके रह जाती, बोले भी तो क्या, बेटे की कमाई से घर चलता था तो बहू को नाराज भी तो नहीं कर सकते थे, सो मन मसोस करके रह जाती। निधि किसी तरह खुद को मना के भाभी की बातों को नजरअंदाज करके स्कूल चली जाती। एक दिन ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। निधि भाभी की बातों से चोट खा करके स्कूल पहुंचे और क्लास में पीरियड टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय सोचों में गुम थे। बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे, तभी उधर से गणित टीचर नवीन सर गुजर रहे थे। क्लास में इतना शोर देख करके अपने क्लास में जाने के बजाय निधि के कक्ष में आ करके खड़े हो गए। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखा तो टीचर जी सो रही हैं। नवीन सर थे तो गणित टीचर, पर उन्हें मन पढ़ना आता था। वे कई दिनों से नोट कर रहे थे कि निधि मैडम के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। भले बताती ना हो पर दिखता है कि कुछ परेशानी में है। पर फिर कभी इस समय इनसे इस विषय पर बात करना सही नहीं होगा, ऐसा सोच करके वे वहां से चुपचाप चले गए। निधि शाम को थके हारे कदमों से घर लौटी। रसोई में जा करके देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ चापाकल पर बर्तन धो रहे थे। माँ भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है क्या? निधि ने उदासी से पूछा। रसोई में तो कुछ नहीं था बेटी, इसलिए बर्तन साफ कर दिया। प्रीति कहाँ है? निधि ने पूछा तो माँ ने बताया आज माधव काम से जल्दी आ गया था तो बहू उसी के साथ बाजार गई है। कह रही थी कि माँ जी खाना बना लीजिएगा, आने में देर हो जाएगी। अच्छा, कह करके निधि रसोई में जा करके थोड़ा गुड़ खा करके पानी पी ली। रात में खाने की तैयारी भी माँ बेटी ने मिल करके किया। अब तो यह रोज की बात हो गई। प्रीति किसी न किसी बहाने से खाना नहीं बनाती और निधि और उसकी माँ को ही खाना बनाना पड़ता। निधि नहीं चाहती थी कि उसका भाई रात में थका हारा आए और उसे खाना भी नसीब ना हो या इसकी वजह से घर में कोई क्लेश हो। वैसे भी क्या कर सकते थे, हक तो माँ बाप पर होता है ना, भाई भाभी पर तो कोई जोर नहीं है। और निधि के पिता आज भी वैसे ही कर्तव्यहीन और कर्महीन थे, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था किसी बात से। उन्हें तो बस 2 वक्त की रोटी की पड़ी थी, वह मिल जाता, उन्हें किसी और बात की चिंता नहीं थी। माँ बेचारी कर ही क्या सकती थी, बेटी के दर्द को देख करके अंदर ही अंदर घुटी जाती थी। हाय, उस अबला ने भी कभी सुख का मुंह न देखा, सारा जीवन गरीबी और लाचारी में ही बीता। निधि को माँ की हालत देख करके बहुत अफसोस होता। अक्सर सोचती काश माँ के जीवन में संतोष के 2 क्षण दे पाती। जीवन भर माँ ने सुख का मुंह न देखा, जीवन भर सुकून के लिए तरसती रही, पर मैं अभागन उन्हें क्या सुख दे सकती हूँ। सारी दुखों की जड़ तो मैं ही हूँ, उसी के लिए तो माँ दिन रात चिंता में घुली जाती हैं। निधि को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। स्कूल में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी, बच्चों से परेड की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, सारे प्रांगण साफ करवाए जा रहे थे। निधि को बच्चों को स्पीच के लिए प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए वह जी जान से लगी थी ताकि प्रिंसिपल साहब को कोई शिकायत का मौका ना मिले।
निधि ऑफिस में बैठ करके ही स्पीच बनाने में लगी थी कि तभी नवीन सर आ गए। और निधि मैम, क्या चल रहा है आजकल? स्पीच की तैयारी हो गई क्या, या मैं कोई मदद करूं? नवीन सर ने बहुत ही सरलता और अपनेपन से कहा। नहीं सर, मैं कर लूंगी, थैंक यू, निधि कह करके अपने काम में मसरूफ हो गई। निधि, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, निधि ने व्यस्त होने का दिखावा करते हुए कहा। अगर आपके मन में कोई परेशानी हो तो, तकलीफ हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं आपके उचित सुझाव देने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूं कि आप क्लास में भी खोई खोई उदास रहती हैं। घर में कोई तकलीफ है क्या? निधि हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, निधि ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा। तो नवीन सर शर्मिंदा से हो गए। कोई बात नहीं, परेशानी होगा तो कहिएगा जरूर। हम सब एक परिवार की तरह हैं और हम सदैव अपने सहकर्मियों के मदद के लिए तत्पर रहते हैं, कह करके नवीन सर चले गए। खिड़की से स्कूल की लेडी चपरासी मंजू यह सब देख सुन रही थी। सर के जाने के बाद दौड़ी दौड़ी आई। अरे मैडम, वह नवीन सर आपको क्या पट्टी पढ़ा रहे थे? अरे मैडम, उनसे ज्यादा मुंह मत लगाइएगा, मुझे तो उनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मंजू, वह तो बस ऐसे ही स्पीच के बारे में पूछ रहे थे, निधि ने बचाव किया। वैसे मंजू, नवीन सर के बारे में और क्या जानती हो? निधि ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। अरे मैडम, मैं तो सब जानती हूँ, मंजू ने इठलाते हुए कहा। बेचारी की 2 साल पहले बीबी चल बसी कैंसर से, शादी के 2-3 साल बाद ही। एक बेटा है घर में, एक बूढ़ी माँ है जो बच्चे को संभालती हैं। बेटा अभी 3 साल का हो गया होगा। वैसे स्वभाव के अच्छे हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, किसी से बुरा बर्ताव करते नहीं देखा है। पर मैडम, इन लोगों से बच कर के रहिए, इनका क्या भरोसा। अकेली लड़की देख करके ये मर्द लोग चांस मारते हैं, इसलिए इनके ज्यादा मुंह मत लगिएगा, कह करके मंजू तमक करके चली गई। निधि मंजू की बातों पर हंस दी। गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों ने बढ़िया स्पीच दिया। सभी टीचर ने निधि को बधाई दी कि उसने अच्छा वर्क किया। बच्चे भी टीचर को थैंक्स कह रहे थे। किसी तरह निधि के दिन गुजर रहे थे। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। निधि कमरे में लेटे लेटे करवटें बदल रही थी। बिजली नहीं थी तो गर्मी से बुरा हाल था। उसने सोचा कि जा करके आंगन में सो जाती हूँ। उसने माँ से कहा कि माँ, मैं आंगन में खाट बिछा करके सो जाती हूँ, यहाँ पर गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही है। और वह अंधेरे से बचते बचाते खाट ढूंढने लगती है कि तभी उसके कानों में प्रीति की आवाज टकराती है, जो माधव से कह रही थी कि सुनो जी, इस बार कैसे भी करके निधि दीदी की शादी निपटाइए। सीधा नहीं मिलता तो लंगड़ा लूला किसी से भी करवा दीजिए ताकि मेरा पीछा छूटे। उन्हें अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी जिंदगी हम ही ठेका नहीं ले रखे हैं इन्हें पालने का। पालने के लिए आपके माँ बाप क्या कम हैं जो जीवन भर आपकी बहन को भी मैं झेलूं। चुप रहो प्रीति, कोई सुन लेगा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अब निधि दीदी की उम्र का लड़का भी तो मिलना चाहिए। निधि सुन करके दंग थी। भाई भाभी की बात सुन करके पल भर के लिए उसके मन में बहुत आक्रोश आया। फिर वह आंखों में आंसू बन करके बाहर निकलने लगा। सोच रही थी कि ठीक ही तो कहती हैं भाभी, भला कब तक वह मुझे झेलेंगे, पर मैं अभागन कहाँ जाऊं, कोई ठिकाना भी तो नहीं है। ईश्वर जाने कब तक भाई भाभी पर बोझ बन के रहूंगी। मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझे सांप बिच्छू क्यों नहीं काट लेता? क्या मैं कुएं में कूद करके जान दे दूं या पंखे में झूल जाऊं? गुस्से और अफसोस से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर वह ऐसा कुछ ना कर सकी। इस उम्र में वह आत्महत्या करके अपनी माँ और पिता को दुख देना नहीं चाहती थी। निधि खटिया पर पड़े पड़े किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि ईश्वर ने सबको एक ही जीवन दिया, पर एक जैसा क्यों नहीं दिया। किसी के जीवन में फूल ही फूल है और किसी का दामन सिर्फ कांटों से ही क्यों भर दिया। इतनी मुश्किल क्यों दे दी कि जीवन से कभी प्यार ही हो नहीं पाया। वह लगातार रोए जा रही थी और अपने किस्मत को कोसे जा रही थी।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस मुश्किल समय से बाहर निकले। वह निराशा के गर्त में गिरती जा रही थी। क्या उसके जीवन में कभी सुख का एक भी क्षण आएगा जिसकी उम्मीद में वह शेष जीवन बिता सके? क्या उसकी अपनी भी गृहस्थी होगी जिसमें उसका पति होगा, उसके बच्चे होंगे और उनकी जिम्मेदारियां होंगी? हाय, उसकी आकांक्षा ही कितनी बड़ी है जो उस कठोर विधाता ने उसके ललाट में नहीं लिखा है। लोग कहते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है, तो उसकी जिंदगी में खूबसूरती क्यों नहीं है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी सजा खत्म ही नहीं होती और वह आज तक भुगत रही है? निधि का मन दुख और निराशा से भरा हुआ था। उसका मन ही नहीं, उसकी आत्मा भी सिसक रही थी। किसी तरह रात कटी और सवेरा हुआ। निधि रोज की तरह अपने काम निपटा करके स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। किसी और को भनक भी नहीं लगने दी रात की घटना के बारे में। स्कूल के लिए निधि पैदल ही निकल पड़ी, क्योंकि बस स्टॉप पे खड़ा होने का मन ही नहीं था उसका। वैसे भी 1-2 किलोमीटर के अंतराल पर ही स्कूल था, तो मात्र 20 मिनट का रास्ता था। निधि स्कूल टाइम से पहले ही पहुंच गई। कुछ टीचर आए थे, कुछ आने बाकी थे। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, कुछ बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। निधि चुपचाप ऑफिस में जा करके बैठ गई। सारे टीचर धीरे धीरे करके आने लगे थे। आज नवीन सर अपने बेटे प्रिंस को भी साथ लाए थे। किसी ने पूछा, क्या बात है सर, आज बेटे को भी साथ लाए हैं? हाँ, वह माँ की तबीयत खराब थी, तो इसे छोड़ता तो माँ को और परेशानी होती, इसलिए ले आया। बैठेगा नर्सरी के बच्चों के साथ, नवीन सर ने हंसते हुए कहा। निधि मैडम आज भी उदास हैं, कुछ तो जरूर हुआ है। उनकी उदासी कम करने के लिए नवीन सर ने अपने बेटे को निधि के पास बैठा करके बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद निधि प्रिंस के साथ खेल रही थी। प्रिंस बहुत ही प्यारा बच्चा था, जल्दी ही निधि से घुल मिल गया। निधि अपने क्लास में जा रही थी तो प्रिंस को भी अपने साथ ले लिया। प्रिंस को अपने पास ही बिठा लिया। सारे बच्चे भी प्रिंस के साथ खेलने को उत्साहित थे। प्रिंस के साथ आज का दिन निधि का अच्छा गुजरा। नवीन सर भी जानबूझ करके प्रिंस को नहीं ले गए ताकि निधि प्रिंस के साथ खेलने में अपनी सारी परेशानी थोड़ी देर के लिए ही सही पर भूल जाए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके नवीन सर को ना जाने क्यों अच्छा लग रहा था और उन्होंने फैसला किया कि प्रिंस को रोज वो स्कूल ले करके आ जाएंगे। प्रिंस जब से स्कूल आने लगा था, निधि के चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई थी। अब वह थोड़ी खुश खुश रहने लगी थी। प्रिंस के साथ समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। यह बात उसकी भाभी प्रीति को अच्छी नहीं लगी। प्रीति अपना दिमाग चलाने में लगी थी। आखिर ऐसी क्या बात है कि कल तक जो सूखे फूल से मुरझाई थी, अचानक इनके चेहरे पर इतनी रौनक कैसे आ गई? आजकल निधि दी तो बड़ा ही खिली खिली नजर आती हैं। कोई बात है क्या? कुछ तो चक्कर है। क्या बात हो सकती है? उसका खुरापाती दिमाग सोच सोच करके पागल था। निधि इन बातों से बेखबर रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। प्रिंस उसके साथ ही रहता, उसी के क्लास में ज्यादातर खेलता। नवीन सर भी निश्चिंत हो करके अपना काम करते रहते थे। नवीन सर को निधि की सादगी पसंद आने लगी। निधि के प्रति सहानुभूति कब अलग एहसास के रूप में पनपने लगा उन्हें भी पता ना चला। नवीन सर निधि को प्रिंस के माँ के रूप में देखने लगे। वे कल्पना करने लगे कि निधि अगर प्रिंस को माँ के रूप में मिल जाए तो दोनों का भविष्य सिक्योर हो जाए। पर उन्होंने अपने मन की भावनाओं को मन में ही रखना उचित समझा। आज घर में सुबह से ही रौनक थी, क्योंकि निधि की बहन रिद्धि आ रही थी। उसके 2 बच्चे श्रेयांश, आराध्य 5 साल और 2 साल के थे। प्रिंस स्कूल जाने लगा था। आराध्या तो अभी छोटी थी। निधि बहुत खुश थी। आज उसने स्कूल से छुट्टी लेकर के रखा था 1 हफ्ता के लिए। बहन के आ जाने से निधि एकदम व्यस्त हो गई थी और उसके बच्चों के साथ टाइम बिताना उसे अच्छा लग रहा था। और निधि स्कूल में कैसा चल रहा है सब? बच्चे ज्यादा परेशान तो नहीं करते हैं? रिद्धि ने पूछा। नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं है। बच्चे बहुत प्यारे हैं, सब मानते हैं मेरी बात। निधि, क्या सोचा है तुमने? पापा को तो फिक्र नहीं है। माधव भी प्रीति के आगे पीछे दुम हिलाता है। देख करके तो नहीं लगता है किसी को तुम्हारी परवाह है। एक माँ बेचारी दिन रात तेरी शादी की चिंता में घुली जाती हैं, पर वह कर ही क्या सकती हैं?
तो तूने क्या सोचा अपने बारे में? कब तक अकेली रहोगी? कोई तो सहारा चाहिए। तेरे बाकी के जीवन का क्या? रिद्धि हर बार की तरह उसी सवाल में उलझी थी जिसका उत्तर निधि के पास ना पहले था ना आज। तो मैं क्या कर सकती हूँ दीदी? मेरे हाथ में क्या है? मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है, जो मैं हूँ। भला मेरे नसीब में जो है वह मुझे मिल रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि प्रीति को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती। उसका बस चले तो किसी भी लंगड़ा लूला के साथ मेरा ब्याह करा के गंगा नहा ले। कहते कहते निधि की आंखें आंसुओं से भर गई। नहीं जी, ऐसा नहीं है, हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। नहीं, ऐसा ही है दीदी, निधि बीच में बात काटते हुए बोली और उस रात की सारी घटना बताई। सुन करके रिद्धि हैरान थी, उसे प्रीति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। निधि, तुम खुद कुछ कर, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे जरूर बताना। कोई दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। निधि फीकी हंसी हंसते हुए बोली, पर मुझे अब कौन पसंद करेगा दीदी? मुझमें ऐसा क्या है जो किसी को पसंद आऊं? कोई खासियत भी तो नहीं जो किसी को इम्प्रेस कर सकूं। ऐसा क्यों सोचती हो पगले? सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। हो सकता है किसी को यह साधारण सी दिखने वाली निधि ही पसंद आ जाए। वह कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से बन करके आती हैं। तो तुम्हारा भी तो कोई जोड़ा होगा जरूर, बस दिख नहीं रहा है। निधि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। क्या दी, मुझे बहला रही हो? बच्ची थोड़े ना हूँ। अब जो हो सो हो, सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया उसने। मेरे लिए भी जरूर कुछ सोचा होगा, आगे उसकी मर्जी। रिद्धि करीब एक हफ्ते तक रही। निधि उतने दिन स्कूल नहीं गई। बच्चों के साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे और कोई बड़ी खुशियां तो थी नहीं उसके जीवन में, तो बस इन्हीं छोटी मोटी बातों से वह खुश हो जाया करती। इधर प्रिंस स्कूल रोज आता, पर निधि के बिना वह बहुत शैतानियां करता। नवीन सर की जरा भी नहीं सुनता। उनकी माँ की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कुछ उम्र का भी तगाजा था, मजबूरन स्कूल आना ही पड़ता था। इतने सालों में जितना परेशान नहीं हुए थे उतना इन 7 दिनों में हुए। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे नवीन सर सोच रहे थे, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं प्रिंस को कैसे संभालूंगा? घर चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, और अगर कमाने जाता हूं तो प्रिंस को कौन संभालेगा? इसलिए उनका ध्यान बार बार निधि की तरफ जा रहा था। इतने दिनों में निधि का व्यवहार जहां तक उन्होंने परखा था वह काफी समझदार सुलझी हुई लगती थी। प्रिंस से उसे प्यार है ऐसा दिखता था, उसके अपनत्व में, उसके स्वभाव में झलकता था। पर सिर्फ अंदाजा लगाने से रिश्ते तो नहीं बनते हैं, इसलिए उन्होंने इंतजार करना ही उचित समझा जब तक निधि के तरफ से कोई संकेत ना मिले। आज निधि तड़के स्कूल पहुंच गई थी, क्योंकि शनिवार था तो मॉर्निंग में स्कूल था। रिद्धि के जाने से निधि बहुत मायूस थी, तो जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर सोचा शनिवार जाऊंगी तो हाफ डे भी है, अगले दिन संडे है तो वैसे भी छुट्टी ही रहेगा, तो इस हफ्ते का पूरा पगार ना कटे, इसलिए उसने आना ही सही समझा। प्रिंस की बदमाशियों की वजह से आज नवीन सर ने छुट्टी ले रखी थी। बहुत दिक्कत हो रही थी, और वैसे भी उन्हें पता तो था नहीं निधि मैडम कब तक आएंगी, सो उन्होंने ना आना ही ठीक समझा। प्रिंस के बिना निधि को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो जैसे आदत हो गई थी प्रिंस की बदमाशियों की, उसके बचपने की। नवीन सर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या बात हो सकती है, सर क्यों नहीं आए? कहीं प्रिंस बीमार तो नहीं हो गया? निधि के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। किससे पूछूं, कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। वह नहीं चाहती थी कि इस उम्र में अब उसे लेकर के कोई लड़कियों की तरह बातें बने, गलत अटकलें लगाएं लोग, उसे व्यंग्यात्मक दृष्टि से कोई देखे। पर उसका मन प्रिंस में ही लगा था। उसने अपने क्लास के बच्चों से ही इस बारे में पूछना सही समझा, और उसने क्लास के बच्चों से पूछा कि क्या प्रिंस कल आया था कि नहीं। बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ मैडम आया था। प्रिंस तो रोज आता था नवीन सर के साथ, पर उसने सर को बहुत परेशान किया, उनकी एक ना सुनता था। कल तो वह सीढ़ियों से गिर गया था, घुटने से खून भी बह रहा था। नवीन सर बहुत परेशान हो रहे थे, शायद इसलिए आज नहीं आए।
यह सब सुन करके निधि दुखी हो गई। निधि खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्यों तकलीफ हो रही है प्रिंस के ना आने से। उसका तो कोई नाता रिश्ता भी नहीं था प्रिंस के साथ, फिर उसके लिए इतनी सेंटी क्यों हो रही थी। जैसे तैसे उसने अपना क्लास खत्म करके लाइब्रेरी में जा करके बैठ गई, पर लाइब्रेरी में भी उसका मन उचाट हो रहा था। प्रीति ने आखिर पूछ ही लिया कि क्या बात है निधि दीदी, आजकल आपका चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है। पहले तो आप बुझी बुझी सी रहती थी, पर आजकल बड़ा खुश नजर आती हैं। प्रीति की बात सुन करके एक बारगी तो निधि को बहुत गुस्सा आया, पर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा कि कुछ भी तो नहीं, बस स्कूल जाती हूँ तो बच्चों को पढ़ाने में समय ठीक ठाक गुजर जाता है। प्रीति उत्तर पा करके संतुष्ट तो नहीं हुई, पर चुप हो गई और अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा कि माँ जी, मेरी छोटी वाली मासी का फोन आया था। बता रही थी कि उसे गांव में एक लड़का है, उसकी बीबी अभी कुछ महीने पहले चल बसी। घर में कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े हैं, बाहर में रह करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। निधि के पड़ोस की आंटी भी वहीं थी। उन्होंने प्रीति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ निधि की माँ, प्रीति सही तो कहती है, परिवार तो ठीक ठाक ही लग रहा है। अब लड़की की भी तो उम्र हो गई है, तो कोई 20 साल का छैला तो नहीं मिलेगा ना। निधि की माँ स्तब्ध थी, उनके मुंह से कोई बोल ना फूटे, बस मन ही मन विधाता को कोसने लगी कि हे विधाता, कैसे कैसे दिन दिखलाए आप। बस यही देखना बाकी रह गया था। निधि को तो मानो सांप सूंघ गया था। प्रीति उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती यह तो उसे पता था, पर इतना बुरा सोचती है पता नहीं था। उसके ओंठ तो खामोश ही रहे, पर आंखों से गंगा यमुना बहने लगी, पर उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया। वह प्रीति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वह खामोशी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। स्कूल में भी उसका मन कुछ खास नहीं लग रहा था। प्रिंस का भी कहीं अता पता नहीं था। नवीन सर भी अनुपस्थित थे। प्रिंस रहता तो उसके साथ दिन हंसते खेलते गुजर जाता था। आज का दिन बड़ा ही भारी गुजरा निधि के लिए। करवा चौथ व्रत नजदीक आ रहा था और सारी विवाहिता स्त्रियां व्रत की तैयारी में जुटी थी, सिवाय निधि के। इस बार निधि का मन बहुत विचलित था। व्रत ना कर पाने का मलाल हो रहा था, पर बेचारी कर ही क्या सकती थी। आज तक उसने लाल साड़ी, लाल बिंदी और लाल चूड़ियां नहीं पहनी थी। आधी उम्र निकल गई, पर हाय रे, आज तक सज धज करके 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह तैयार होने का सौभाग्य ना मिला। आज तक उसने पिया की नाम की मेहंदी ना लगाई। कभी अपने नसीब पर तो कभी उस विधाता पर उसे बेहद क्रोध आता और वह फिर गुस्सा आंखों से बह करके बाहर आ जाता। इंसान के बस में इसके अलावा है भी क्या। करवा चौथ के दिन प्रीति सुबह से मेहंदी लगाने में लगी थी, मतलब सारा काम निधि को ही करना था। जल्दी जल्दी खाना बना करके चूल्हा चौका करके वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आज घर से निकलने में देर हो गई थी तो निधि स्कूल भी देर से ही पहुंची। एक तो मन की अशांति, उस पर घर में इतने काम और स्कूल पहुंचने में भी देरी से वह मन ही मन झुंझला रही थी कि आज प्रिंसिपल साहब से जरूर डांट पड़ेगी। वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए ऑफिस में जा रही थी कि सामने कुर्सी पर बैठे नवीन सर और वहीं पर खेल रहे प्रिंस को देख करके उसका गुस्सा एकदम से गायब हो गया। उसे रिलीफ का एहसास हुआ। प्रिंस को देख करके उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और प्रिंस भी आ करके उससे चिपक गया। ऐसा नहीं था कि प्रिंस किसी और के पास ना जाता, पर स्कूल में ले दे करके वो 2 ही लेडी टीचर थी, एक निधि और दूसरी अमृता मैम। अमृता मैम को दूसरों के बच्चों से खास लगाव नहीं था और एक थी मंजू, लेडी चपरासी, तो उसे काम से ही फुर्सत नहीं थी, तो ले दे के बची निधि। और वैसे भी निधि प्रिंस पर जान छिड़कती थी। स्कूल आ करके प्रिंस के साथ समय बिता करके वह अपने सारे गम, सारे गिले शिकवे भूल जाती थी।
बच्चों की वार्षिक परीक्षा नजदीक आ रही थी और बच्चे पढ़ाई करते करते ऊब रहे थे। तो एक दिन प्रिंसिपल सर ने सभी टीचर को ऑफिस में एकत्रित करके कहा कि मैं सोच रहा हूं क्यों न सब बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाए। आप सभी की क्या राय है? सभी टीचर ने सहमति जताई कि ठीक है, चलते हैं। बच्चों का भी एग्जाम के पहले मूड फ्रेश हो जाएगा। तो प्रिंसिपल सर ने पिकनिक जाने का प्रोग्राम तय कर दिया। पर सवाल था पिकनिक के लिए कहाँ जाया जाए। तो नवीन सर ने कहा कि बच्चों को ऐतिहासिक स्थल, म्यूजियम, लाइब्रेरी और चिड़ियाघर भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी जगह जाते हैं जहां यह सारी चीजें उपलब्ध हों। सुरेश सर ने कहा क्यों नवाबों का शहर लखनऊ ना जाया जाए। लखनऊ के स्थापत्य स्मारक, ऐतिहासिक प्रासंगिकता और लजीज व्यंजन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सबकी सहमति से तय हुआ कि अगले शनिवार के दिन सब पिकनिक पर जाएंगे। सारे टीचर को जाना कंपलसरी था क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना आवश्यक था। सब टीचर को समझा दिया गया कि सारे टीचर अपने अपने क्लास के बच्चों पिकनिक पर जाने के लिए कम से कम 200 ट्रैवलिंग चार्ज जमा करने को कहेंगे। प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन को छोड़ करके सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बच्चे जाएंगे, यह तय हुआ। बच्चों ने खुशी खुशी पैसे जमा कर दिए। शनिवार सुबह 5 बजे स्कूल बस तैयार खड़ी थी। 6 बजे तक लखनऊ के लिए रवाना होना था। निधि समय पर पहुंच चुकी थी। आज उसने रोज से अलग अच्छा पंजाबी ड्रेस पहना था और लाइट मेकअप किया था। आंखों में काजल और हल्का पिंक लिपस्टिक उसके चेहरे को ग्लो दे रहे थे। निधि ने गौर किया, सबकी नजरें उस पर ही जा रही थी, जिससे वह थोड़ा झेंप गई। नवीन सर प्रिंस को साथ ले करके आए थे क्योंकि माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो किसके भरोसे छोड़ते, मजबूरी बस लाना ही पड़ा। प्रिंस बस में चढ़ते ही अपने पिता को छोड़ करके निधि की गोद में जा करके बैठ गया। प्रिंस को अपने पास देख करके निधि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। निधि को देख करके प्रिंस बहुत खुश हो रहा था। उसके साथ में खेलने मगन हो गया। निधि को पहली बार इतना अच्छे से तैयार देख करके नवीन उसकी तरफ प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। निधि को एहसास हुआ कि किसी की नजरें एकटक उसे निहार रही हैं, तो उसने नजर उठा करके अपने साइड वाले सीट पर बैठे नवीन सर को देखा, तो वे सकपकाते हुए खिड़की के बाहर देखने लगे। निधि मन ही मन मुस्कुरा दी। फिर पूरे दिन प्रिंस निधि के साथ ही रहा। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। सबसे पहले जब जनेश्वर मिश्र पार्क देखने गए, टीचर ने बच्चों को बताया कि यह पार्क एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। यह पार्क लगभग 375 एकड़ में फैला है। यहाँ पर एक कृत्रिम झील भी बना हुआ है जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करता है। उसके बाद सब साइंस सिटी गए, जहाँ पर बच्चों से विज्ञान से जुड़ी मानव विकास और कई सारी मेडिकल साइंस की जानकारी साझा की। उसके बाद अंबेडकर पार्क, गोमती नौका विहार, बड़ा इमाम बाड़ा और चिड़ियाघर घुमाते घुमाते शाम हो गई। चिड़ियाघर में प्रिंस मचल रहा था जानवरों के पास जाने के लिए। तरह तरह के पशु पंछी, जंगली जानवर उसे एक्साइटेड कर रहे थे। प्रिंस कभी इधर कभी उधर भागते फिर रहा था और निधि उसके पीछे पीछे भाग रही थी। नवीन सर ये देख करके बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कोई गैर नहीं बल्कि प्रिंस की माँ है, उसके साथ खेल रही हैं। यूं तो सभी बच्चे प्रिंस के पीछे पीछे भाग रहे थे, पर प्रिंस तो निधि के साथ ही खुश था। सुरेश सर ने नवीन सर से मजाक किया, क्या बात है सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रिंस की माँ मिल गई हैं? नवीन सर ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं ऐसा नहीं है, निधि मैडम को बच्चों में लगाव है, इसलिए प्रिंस से इतना घुल मिल गई हैं। सुरेश सर ने कहा कि क्या बात कहूँ नवीन सर, अगर आप बुरा ना माने तो। सुरेश सर ने कहा कि एक बात कहूँ नवीन सर, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? नवीन सर ने उत्सुकता बस पूछा। क्यों नहीं, निधि मैडम से इस बारे में बात करते हैं। अगर वह मान जाएं तो प्रिंस को उसकी माँ मिल जाएंगी और निधि कोई बच्ची भी तो नहीं है। आप दोनों की जोड़ी अनफिट भी नहीं लगेगी। नवीन सर खुद को रोक ना सके और कह डाला कि चाहते तो हम भी यही हैं, पर डर लगता है कहीं निधि मैम बुरा ना मान जाएं। नवीन सर उलझन भरे स्वर में बोले, कह के तो देखिए, शायद आपका दोनों का भला हो जाए। सुरेश सर ने समझाते हुए कहा, ठीक है, सही समय देख करके कहूँगा।
सुरेश सर और नवीन सर बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सुरेश सर को भी नवीन सर के लाइफ की परेशानियां को देख करके तकलीफ होती थी। उन्हें चिंता थी कि उसकी मां के बाद उनका घर कौन संभालेगा। सुरेश सर कई दिनों से निधि का प्रिंस के प्रति लगाव को महसूस कर रहे थे, जो बहुत ही प्योर था, बिल्कुल प्यारा था। इसलिए उन्होंने नवीन सर्वश्रेष्ठ किया। शाम को थक हार करके सब वापस आ गए। बच्चों के पेरेंट्स समय पर लेने आ गए थे। निधि को घर अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि रात होने वाली थी, रास्ते में अंधेरा होगा, गाड़ी मिलेगी भी कि नहीं। निधि को चिंता सता रही थी। नवीन सर ने उसे परेशान देखा तो पूछा कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? सर रोज बाइक से स्कूल आते थे और आज भी बाइक स्कूल में ही लगी थी। निधि ने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं चली जाऊंगी। नवीन सर ने फिर जोर नहीं दिया, पर मन ही मन चिंतित हो रहे थे। इसलिए निधि के जाने पर थोड़ी दूरी पर गाड़ी खड़ी करके देखते रहे कि निधि मैम कैसे घर जा रही हैं। निधि करीब आधे घंटे बस स्टॉप पर खड़ी रही, पर कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। निधि परेशान थी कि क्या करे, कैसे घर जाए। उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि भाई को फोन करे। सोचा देर करने से अच्छा है पैदल निकल जाऊंगी। फिर वह पैदल ही निकल पड़ी। इधर उधर देखते हुए पैदल जा रही थी और उसका मन भी डर रहा था। वह हनुमान जी को याद करते हुए चल रही थी। तभी एक बाइक उसके जस्ट पास हो करके खड़ी हो गई। उसने पलट करके देखा तो नवीन सर गाड़ी खड़ी करके खड़े थे और निधि से आग्रह कर रहे थे कि जिद मत करिए, अकेले इस समय जाना सेफ नहीं है, इसलिए प्लीज बैठ जाइए। प्रिंस भी जिद करने लगा कि निधि माँ, मैम उसे कहने नहीं आया, चलो ना मेरे साथ। निधि माँ शब्द सुन करके चौंक गई। नवीन सर भी अचंभित हो गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। प्रिंस इन बातों से बेखबर बार बार चलने के लिए कहता रहा। निधि के मन में भी क्षण भर के लिए सच में ममता उबड़ पड़ी और वह प्रिंस की बात टाल ना सके। फिर नवीन सर और प्रिंस ने उसे उसके घर के बाहर तक पहुंचाया और वापस चले गए। निधि को इतनी रात में किसी आदमी के साथ देख करके प्रीति और माँ दोनों अचंभित हो रही थी। माँ को निधि ने सब समझा दिया, पर प्रीति के मन में शक का कीड़ा पनप चुका था। वो तो माजरे की तह तक जा रही थी, आखिर चल क्या रहा है। प्रीति ने माधव के कानों में भी यह राग छेड़ दिया कि आखिर निधि दी क्या गुल खिला रही हैं। पता नहीं कौन आया था निधि दीदी को इतनी रात को छोड़ने। दिन भर इसी के साथ घूमती रही आपकी लाडली बहन, और अब बाइक पर भी घूम रही हैं। गांव वाले देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। लोग हजार बातें बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि मौसी के बताए हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इस उम्र में मुंह काला करती घूमेंगी तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग। लोग क्या कहेंगे, औकात नहीं हुई शादी ब्याह करने की, तू बेटी बिन ब्याही माँ बन करके घूम रही है। और भी इसी तरह के कटु वचनों से उसने माधव को कन्विंस कर लिया। माँ से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से निधि की शादी की बात करने के लिए। और सुबह ऑफिस जाने से पहले माधव ने माँ से बात छेड़ दी, पर संजोग से तब निधि स्कूल जा चुकी थी। माँ ने सुनते ही घर सर पर उठा लिया। माधव को खरी खोटी सुनाने लगी। उस अधेड़ व्यक्ति से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी, पर उस आदमी से शादी नहीं होने दूंगी मैं। वह तुम लोगों पर कौन सा निर्भर है। वह अपना खर्चा खुद कमा करके निकालती है, 2 टाइम खाना ही खाती है ना इस घर का। और क्या जानती हैं, साबुन तेल शैम्पू कपड़े सब का इंतजाम खुद ही करती है, मेरा खर्चा भी उठाती है। तो फिर तुम लोगों के सीने में इतना दर्द क्यों उठ रहा है। जब तक वह नहीं कहेगी मैं किसी ऐसे आयरे गैरे से अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। माधव ने लाख समझाना चाहा, पर माँ अपनी बात पर अटल रही। माँ, मैं भी दीदी का भला चाहती हूँ, आप ही सोचिए ना। दीदी की उम्र निकलती जा रही है, हमारी कमाई भी इतनी नहीं है कि कहीं 9-10 लाख जमा है। 2-4 लाख का तो अब कोई मोल नहीं है। कहाँ से लाएंगे दीदी के लिए ढंग का लड़का। माँ प्लीज आप हाँ कर दीजिए ना, दीदी का घर बस जाएगा, नहीं तो यह रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। माधव अपनी माँ को समझाते हुए कह रहा था। इसी अधेड़ उम्र का आदमी मिला था तुम्हें दीदी का घर बसाने के लिए। माँ ने दांत पीस करके कहा। कौन सा 2-4
बैठी थी शादी के लिए, यही तो एकमात्र, वह भी तुम लोगों के लिए भार हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है माँ, जब दीदी की सही उम्र थी शादी करने की तो उस समय मैं छोटा था। अब मेरे बड़ा होने के साथ साथ निधि दीदी की उम्र भी बड़ी होती चली गई, तो मैं कहाँ से लाऊंगा ढंग का लड़का। माधव ने रुआंसे हो करके कहा तो उसकी माँ थोड़ी पसीज गई। ठीक है, पहले निधि से बात करके देखो, अगर वह तैयार है ब्याह करने के लिए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्रीति खुश हो रही थी कि आखिर माधव ने माँ को मना ही लिया। ऐसा नहीं था कि माधव को अपनी माँ से बहन से प्यार नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि वह बुरे दिल का इंसान था, बस वक्त और हालात को वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इतनी कमाई थी जिसमें घर ठीक ठाक चल जाता था, परंतु बैंक बैलेंस जीरो के बराबर था। तो ऐसे में अपनी अधिक उम्र की बहन के लिए ढंग का लड़का ढूंढना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ऊपर से प्रीति का दबाव उसे और भी परेशान कर रहा था, सो मजबूरी में उसे इस रिश्ते के लिए तैयार होना ही पड़ा। स्कूल में नवीन सर कल प्रिंस ने जो नादानी की थी, मतलब निधि को माँ कह के पुकारा था, उसके लिए माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि निधि मैडम, प्रिंस की बात का बुरा मत मानिएगा, प्रिंस अभी बच्चा है, नादान है और वह आपसे काफी अटैच हो गया है, इसलिए आप में उसे अपनी माँ की छवि दिखने लगी है। साल भर का था तभी उसकी माँ चल बसी, तब से उसने माँ क्या होती है यह नहीं जाना। आपसे मिल करके उसे उसी प्यार का एहसास होने लगा है, इसलिए कुछ भी बोलता है। एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। नवीन सर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। निधि एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, प्रिंस बहुत प्यारा बच्चा है, उसका साथ मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उसके किसी भी बात का बुरा मान ही नहीं सकती। निधि मैम, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। निधि को अंदाजा नहीं था कि सर क्या कहने वाले हैं, इसलिए उसने बिना सोचे कह दिया, कहिए ना, क्या बात है। नवीन सर ने कहा कि प्रिंस आपको माँ के रूप में देखने लगा है, आप जानती हैं, अगर आप चाहें तो उसे सचमुच माँ मिल सकती हैं। निधि उनके कहने का आशय समझ गई। उसे एहसास तो पहले से ही था, पर कुछ इस तरह से इजहार कर देंगे पता नहीं था, इसलिए थोड़ी सकपका गई। उससे कुछ उत्तर देते नहीं बना। तभी क्लास अटेंड करने की बेल बजी तो वह फौरन अपने क्लास में चली गई। नवीन सर उसकी चुप्पी को इनकार समझ करके अपने आप को कोसते हुए क्लास में चले गए। उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे कारण निधि मैम परेशान हो गई, पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में। काश मैंने कुछ कहा ही नहीं होता, पर जुबान का क्या है, एक बार फिसल गई तो फिसल गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि निधि ने इतनी गंभीरता से बात को लिया भी नहीं था। निधि स्कूल से वापस आई तो माँ किचन में कुछ पका रही थी। क्या बना रही हो माँ? निधि ने आते ही पूछा। कुछ नहीं बेटी, प्रीति की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। निधि को बड़ी चिंता होती थी कि मैं नहीं रहूंगी तो माँ का क्या होगा। प्रीति का तो रोज रोज का काम था या आए दिन बीमारी का बहाना बना करके सर में तेल डाल करके लेट जाती थी। अभी तो निधि थी तो वह संभाल लेती थी, पर उसके ना रहने पर माँ का क्या हाल होगा, सोच करके वह परेशान हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि माधव को माँ की चिंता नहीं थी या वह लायक बेटा नहीं था, पर एक तो दिन रात की मेहनत और ऊपर से प्रीति से वह रोज रोज चिक चिक करना नहीं चाहता था। घर में शांति बनी रहे, इसके लिए वह अक्सर प्रीति की हाँ में हाँ मिला देता था। खैर, निधि का मूड अन्य दिनों से बेहतर था, इसलिए वह पर्स रख करके हाथ पैर धो करके किचन में घुस गई। माँ लकड़ी के धुएं में लगातार खांसे जा रही थी। निधि ने उन्हें हटाया और मुंह से फूंक करके आग जलाई। एक बर्नर का एक गैस स्टोव था जो खास मौके पर जलाया जाता था, जैसे कोई मेहमान आ गए हों या दोपहर को चाय पीने का मन हो या किसी को चाय पिलानी हो तो गैस पर बनाने की अनुमति थी, नहीं तो अक्सर चूल्हा जलाया जाता था। सबको चाय पिला करके निधि खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि वह एक अनजानी खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए कोई गीत गुनगुनाते हुए सब्जी बनाने लगी। उसकी खुशी प्रीति से देखी नहीं गई।
चाय का कप रखने के बहाने किचन में आ धमकी और निधि को देखते हुए कहा, निधि दी, आपको पता है माँ जी रिश्ते के लिए मान गई हैं। कौन सा रिश्ता? निधि को याद नहीं था इसलिए पूछा। तो प्रीति बड़ी ढिठाई से बोली, वही जो मेरी मौसी ने बतलाया था। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो अवाक हो गई, मन ही मन बड़बड़ाई, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कैसे मान गई? माँ तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, जरूर इसने पट्टी पढ़ाई होगी माँ को। वह तो कल्पना मात्र से सिहर उठी, भला वह कैसे उस बूढ़े आदमी के साथ घर बसाएंगी। उसकी सारी खुशी 2 पल में गायब हो गई। निधि दौड़ते हुए माँ के गले लग गई और रोते रोते पूछा, आपने ऐसा क्यों किया माँ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मुझे नर्क की आग में झोंक रही हो? मैं इतनी भी तो बड़ी नहीं हूँ। 55-60 साल के आदमी के खूंटे में बांध दो मुझे। माँ मेरी उम्र ज्यादा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ मैं भी तो नहीं चाहती थी कि मैं बेटे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की उम्र में कुंवारी बैठी रहूं, तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? निधि बेबसी से तड़प रही थी। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी बच्ची, मैं भी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। मेरे बस में होता तो दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारी झोली में डाल देती और सब की तरह तुम्हें भी कम उम्र में धूमधाम से शादी कर डोली में विदा करती। पर क्या करूं? हाय, मुझ जैसी अभागन कौन होगा जो अपनी बेटी के हाथ पीले भी ना कर सके। निधि बेटा, तुम तो जानती हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारे पिता तो जीवन भर कान में रुई डाल करके पड़े रहे, तो किसी और का क्या भरोसा। माधव की खुद की जिम्मेदारियां हैं, कब तक माँ बहन का बोझ ढोते रहेगा। बेटा, मेरी आंखें बंद हो गई तो कौन तुम्हारा सहारा रहेगा? मेरी आत्मा को चैन ना मिलेगा तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ करके। मेरी आत्मा भटकती रहेगी तुम्हारी खुशी की चाह में। प्रीति का स्वभाव बहुत मीठा होता तो मुझे इतनी चिंता ना होती। पर बेटा जरा सोच, मेरे बाद तेरा क्या होगा? किसके सहारे इतनी बड़ी जिंदगी काटेगी? इसलिए कहती हूँ अकेले रहने से तो अच्छा ही है किसी की पत्नी बन करके रहो। हो सकता है उसके बच्चों का स्वभाव भी अच्छा हो, तो तुम्हारा हरा भरा परिवार तो होगा जिसे तुम अपना कह सकोगी। निधि माँ की तर्क के आगे कुछ ना बोल सकी। उसने जीवन से हार मान ली। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। प्रीति तो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। आखिर उसकी जान छूटी निधि से। उसे भी मायके से और ससुराल से कम ताने नहीं सुनने पड़े थे। कब होगी ननद की शादी? प्रीति तुम्हारी ननद कब ससुराल बसाएगी? सुन सुन करके तंग आ चुकी थी। अंततः इन प्रश्नों से उसे छुटकारा मिलेगा, यह सोच करके उसकी खुशी दुगनी हो रही थी। फिर प्रीति ने अपनी मौसी को कॉल लगाया और बात करके कहा कि मौसी, हम लोगों को यह रिश्ता मंजूर है। आप लड़के से बात करके बताइए कि रिश्ता पक्का करने के लिए आ जाएं। स्कूल में नवीन सर निधि से नजरें चुराने लगे थे। निधि का उतरा चेहरा देख करके उनको पक्का यकीन था कि निधि मैम उनकी बातों से नाराज हैं। उन्हें क्या पता था कि निधि मैम तो खुद से नाराज थी, अपने हाथों की लकीरों से नाराज थी। निधि स्कूल में एकदम चुप चुप रहने लगी थी। प्रिंस को भी इग्नोर करने लगी थी। किसी से कोई बात नहीं करती, सबसे अलग थलग पड़ी रहती। नवीन सर को बहुत बुरा लग रहा था। उनके कारण निधि मैम की हंसी चली गई। काश मैंने कुछ नहीं पूछा होता। निधि को देखने लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए उसने 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। निधि को देखने कुछ लोग आए थे। होने वाला दूल्हा नहीं आया था, उनके परिवार वाले आए थे। हाँ, दूल्हे का फोटो आया था। निधि चाय लेकर के आई सब के लिए, फिर बड़ों के पैर छूने लगी। पर सब औरतें नहीं नहीं, आप पैर मत छूइए, आप तो मेरी होने वाली जेठानी हैं या मेरी होने वाली भाभी हैं, ऐसा कह रही थी। निधि ने उन्हें गौर से देखा। सब 50-55 की अम्मा लग रही थी। निधि का मन रो पड़ा। यह सब रिश्ते में छोटी लगेंगी तो आखिर वह आदमी कितना बड़ा होगा जो मेरी मांग का सिंदूर बनने जा रहा है। उसको वहां पर रुकना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर निंदा के भय से वहीं पर खड़ी रही। प्रीति खुशी खुशी निधि दीदी के गुणों का
कुछ सच्ची तो कुछ झूठी बखान कर रही थी और निधि लज्जित हो रही थी। लड़की को पसंद क्या करना था, यह तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। सो निधि को पसंद कर लिया गया। मिठाई बांटे गए, बधाई हो के नारे लगाए गए और निधि बेहोश हो रही थी। खैर सब लोग वापस चले गए तो निधि की जान में जान आई। निधि 2 दिन बाद स्कूल गई थी। क्लास में अनमनी सी बैठी थी। पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, इसलिए बच्चों को कुछ याद करने के लिए दे करके बैठ गई। टेबल के सहारे दोनों कोहनी से चेहरा छुपा कर उसके दिमाग में तमाम तरह की बातें चल रही थी। माँ के दिल का सुकून, भाई को मिलने वाली राहत, भाभी की खुशी, सबकी भलाई इसी में थी कि वह इस शादी को अपना ले। वह सोच रही थी कि ऐसे भी कौन सा राजकुमार आने वाला है सफेद घोड़े पर बैठ करके उसे ब्याह करके ले जाने के लिए, इसलिए वह इस रिश्ते को स्वीकार करेगी, दिल से करेगी। नवीन सर की माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। अभी अभी फोन आया था, इसलिए हाफ डे की छुट्टी ले करके घर जा रहे थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए निधि के क्लास से हो करके गुजरने लगे तो प्रिंस चिल्ला पड़ा, निधि माँ, निधि माँ कह करके उसे कमरे की ओर दौड़ा। नवीन सर भी पीछे पीछे हो लिए। निधि अभी भी ख्यालों में गुम थे, इसलिए प्रिंस की आवाज सुनाई नहीं दी। प्रिंस उसका हाथ पकड़ करके उठाने लगा, निधि माँ, निधि माँ उठिए ना। फिर वह अपने पापा की ओर देख करके चिल्लाया, पापा निधि माँ को बुखार है। नवीन सर ने भी उसके सर को छुआ तो वो तप रहे थे। करीब 102 डिग्री बुखार तो होगा। नवीन सर ने अंदाजा लगाया। निधि मैम आपको घर जाना चाहिए, बहुत तेज बुखार है आपको। नवीन सर की बात सुन करके निधि बेजान से मुस्कुराए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी कह करके उसने बात टाल दी। पर नवीन सर उसके पीछे ही पड़ गए। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर के चलता हूँ, उधर से ही घर छोड़ दूंगा। निधि मना करती रही पर सर ने उसकी एक भी ना सुनी और जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उठाया और अपने साथ गाड़ी पर बैठा करके हॉस्पिटल की ओर चल दिए। निधि बड़बड़ाती रही, रहने दीजिए सर, मैं ठीक हूँ, मर भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, कौन रो रहा है मेरे लिए, और भी जाने क्या क्या। डॉक्टर के पास पहुंच करके सर ने गाड़ी रोक दी। निधि आहिस्ता से प्रिंस के साथ नीचे उतर गई। डॉक्टर साहब चेक वेक करके बोले कि मिस्टर नवीन, आपकी वाइफ को मलेरिया के लक्षण हैं, इसलिए बुखार और कमजोरी फील हो रही है। आपकी वाइफ सुन करके निधि एकदम से लजा गई और नवीन सर बुरी तरह से झेप गए पर कुछ कह नहीं पाए। अभी डॉक्टर ने 2 दिन का दवा दिया है और बोले कि टाइम टू टाइम खा करके दिखाएं, ठीक ना होगा तो खून जांच करवाना पड़ेगा। नवीन सर निधि को लेकर के बाहर आ गए। निधि शर्म से पानी पानी हो रही थी, उससे रहा ना गया। गाड़ी पर बैठते ही उसने पूछ डाला, डॉक्टर साहब को आपकी वाइफ कहने पर कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहता, जो कहना था कह चुके थे, फिर सफाई देने का क्या फायदा। सर गाड़ी के शीशे में निधि को देखते हुए कहा तो निधि से कुछ उत्तर देते नहीं बना। नवीन सर आगे बोले, वैसे निधि मैम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं आज भी इंतजार में हूँ। माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सोचता हूँ माँ के बाद प्रिंस का क्या होगा, मैं अकेले कैसे संभालूंगा इसे। कहते कहते नवीन सर का गला रूंध गया। निधि को अच्छा नहीं लगा उनकी तकलीफ सुन करके, पर मैं क्या कर सकती हूँ। आपको मेरी फैमिली से बात करनी चाहिए थी, जो कि अब देर हो चुकी है। मतलब? नवीन सर चौंक करके बोले, मतलब मेरी शादी ठीक हो गई है। किसके साथ? नवीन सर ने बिना एक पल गंवाए पूछा। है कोई 2 बच्चों का बाप, जो मेरे बाप की उम्र का है। क्या? नवीन सर भौचक्के थे। उनको निधि की बीमारी का कारण समझ आ गया था। निधि, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप हाँ कहें तो मैं अभी आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगा। नहीं, अब बहुत देर हो गई है कह करके निधि गांव से थोड़ी दूर ही पहले गाड़ी रोकने के लिए बोल करके उतर गई। आप कहीं गिर ना जाएं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, नवीन सर ने फिक्रमंदी से कहा। निधि ने साफ मना कर दिया और बुदबुदाते हुए कहा, जिसको राम गिराना चाहे उसे कौन संभाल सकता है।
निधि ने तो कहा तो बड़ा ही आहिस्ता से था, पर नवीन सर सुन गए और उसकी बातों का आशय समझ करके बहुत ही दुखी हो गए और मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। फिर निधि को वहीं छोड़ करके लौट गए। जल्दी जल्दी घर पहुंचे तो माँ को बहुत तेज बुखार था और खांसी से हाँफ रही थी। सर की चिंता और बढ़ गई। जल्दी से माँ को दवाई दी और ठंडे पानी की सर पर पट्टी लगाए। नवीन सर के मन की बात जान करके निधि और दुखी हो गई कि काश समय रहते कुछ कहा होता तो दोनों का भला हो जाता। नवीन सर भले एक बच्चे के पिता थे, पर उनकी उम्र निधि के बराबर ही थे, तो दोनों की जोड़ी ठीक ही लगती। पर होनी पर किसका जोर चलता है। निधि हद से ज्यादा निराश हो चुकी थी। निधि अपने जीवन की बागडोर किस्मत के भरोसे छोड़ दी थी। अब जो हो सो हो। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रीति की राय थी कि शादी कहीं मंदिर में जा करके कर दी जाए। बूढ़ा वर गांव में दूल्हा बन के उतरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लड़के वालों की भी यही मर्जी थी, किसी तरह शादी हो जाए, मंदिर में ही सही। शुभ दिन पंडित जी से पूछ करके शुभ लगन में सर्वसम्मति से प्रयागराज आ करके भगवान विष्णु के चरणों में सारे काम काज संपन्न कराने का फैसला किया। 15 दिन बाद का मुहूर्त था। निधि आखिरी दिन सबसे मिलने स्कूल गई थी। उसके बाद तो ससुराल में बसना था, तो स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल सर निधि के कामों से बहुत प्रभावित थे, तो एक अच्छे टीचर को खोने का दुख था, पर निधि के आने वाले वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं भी दे रहे थे। निधि की नजरें नवीन सर को ढूंढ रही थी। उन्हें भी आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी, पर उनका कहीं अता पता नहीं था। स्कूल की चपरासी मंजू से पूछने पर पता चला कि माँ की तबीयत अधिक खराब होने की वजह से वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे। सुन करके उसे घोर निराशा हुई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। खैर शाम तक वह घर लौट आई। घर आकर के देखा तो उसकी बड़ी बहन रिद्धि आई हुई थी। रिद्धि को देख करके निधि के मन में थोड़ी खुशी जागी, पर रिद्धि उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी। निधि, बाकी सबकी अकल तो घास चरने गई है, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्या सोच करके शादी के लिए हाँ कर दी? जब विधुर से ही करना था तो इतना बूढ़ा ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या जवान व्यक्तियों का अकाल पड़ गया था जिसकी पत्नी मर गई हो? निधि की आंखों में आंसू थे, पर वह मुंह से कुछ नहीं बोली। माँ भी अपराधी की भांति चुपचाप बैठी थी। रिद्धि ने सबको खूब खरी खोटी सुनाई, प्रीति को खूब झाड़ा। माधव काम से नहीं लौटा था, तो फिलहाल रिद्धि के सवालों के जवाब प्रीति को ही देना था। कुछ पल के लिए तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई रिद्धि से टकराने की, पर हिम्मत जुटा करके बोली, दीदी आप लोग भी तो आज तक कोई रिश्ता नहीं बताए, तो कब तक बैठा करके रखते मायके में दीदी को? बेटियां तो होती ही हैं पराई, तो किसी तरह विदा तो करना ही था ना। विदा करने का मतलब यह तो नहीं है कि किसी राह चलते का हाथ पकड़ा दो। उस बूढ़े से निधि की शादी हरगिज नहीं होगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रिद्धि गुस्से में तमतमा रही थी। तो जवान कौन बैठा है 40 साल की बुढ़िया से शादी करने के लिए? जरा मैं भी तो जानूं। प्रीति ने भी बेहद आक्रोश में कहा। रिद्धि को उसकी बात सूल की भांति चुभा। जरूर होगा कहीं, मैं करवाऊंगी, रिद्धि ने चैलेंज लेते हुए कहा। दीदी कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं मिलेगा जो बिना दहेज के एक साधारण सी उम्र दराज लड़की से शादी करने के लिए तैयार बैठा हो। ढूंढ लीजिए जरा, हम भी देखते हैं कौन राजकुमार आता है निधि दीदी के लिए। दीदी बस करो, अब चुप हो जाओ भगवान के लिए। चुप हो जाओ, निधि जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। निधि को रोता हुआ देख करके रिद्धि बहुत शर्मिंदा हो गई और फिर उसने कुछ नहीं बोला। रात को भी रिद्धि बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट गई। माँ ने कितना मनाया तो भी नहीं मानी। प्रीति भी गुस्से में अपने कमरे में लाक हो गई, तो बेचारी माँ अकेली क्या करती, वो भी बिना खाए सो गई। माधव ने फोन किया कि आज काम ज्यादा है तो घर नहीं आ पाऊंगा। प्रीति को बहुत गुस्सा आ रहा था, माधव नहीं आएगा तो अपने मन की भड़ास किस पे निकालेगी। माँ जी या निधि दी होती तो मन भर सुना देती, पर रिद्धि को सुनाना आसान नहीं था।
रिद्धि बिस्तर पर लेटे लेटे सोचे जा रही थी, चैलेंज तो कर दिया पर कहाँ मिलेगा इतना जल्दी निधि के उम्र का लड़का, और अगर नहीं मिला तो ये लोग उसी बूढ़े से मेरी बहन की शादी करवा देंगे। सोच सोच करके उसका दिमाग खराब हो रहा था। हे हनुमान जी, कोई रास्ता दिखलाइए। तभी उसे हनुमान जी की कृपा से याद आया, ये निधि हूँ। निधि ने कहा, ओ नवीन सर का क्या हुआ? तुम बताई थी ना कि उनका एक छोटा सा बेटा है, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, प्रिंस। उनकी वाइफ कुछ साल पहले गुजर गई थी, उनके बारे में कुछ बताओ ना। मैं क्या बताऊं, अच्छे हैं। उनकी माँ बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए परेशान हैं कि माँ चली जाएंगी तो प्रिंस को कैसे संभालूंगा। निधि ने बाकी बात छुपाते हुए बस इतना ही कहा। निधि, तो तुम क्यों नहीं थाम लेती हो नवीन सर का हाथ? दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। सच कहना निधि, तुम्हारे मन में कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं है उस नवीन सर के लिए? अगर है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। उस बूढ़े आदमी से शादी करने से अच्छा है ना कि उससे करो जिससे तुम अच्छी तरह से जानती हो, पहचानती हो। पर दीदी, प्रीति क्या कहेगी कि यह भी तो बाल बच्चेदार है, तो वह क्यों बुरा है जो उसकी मासी ने बताया उससे? क्यों नहीं हो सकता है? निधि उलझन में थी। तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी, रिद्धि ने अपने इरादे को और मजबूत करते हुए कहा। रिद्धि ने घर में ऐलान कर दिया कि निधि के लिए लड़का हमें मिल गया है, बिल्कुल यंग, निधि के उम्र का ही। माँ तो खुश हो गई सुन करके, पर प्रीति बौखला गई कि ये अचानक रातों रात दूल्हा कहाँ से पैदा हो गया। कल ही उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, आज मिल भी गया, कुछ तो बात है। प्रीति अपना दिमाग चला रही थी। फिर उसने रिद्धि से बड़े प्यार से पूछा, दीदी लड़का है कौन? रिद्धि ने भी सीना चौड़ा करके बता दिया, है एक, निधि के स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी बीबी 2 साल पहले गुजर गई है। बाल बच्चे हैं कि नहीं? प्रीति ने संयम से काम लेते हुए शांत भाव से पूछा, तो रिद्धि ने भी गर्व से बता दिया कि हाँ, 2-3 साल का एक बेटा है, बड़ा ही प्यारा है, निधि को बहुत प्यार करता है। सुनकर के प्रीति ने घर सर पर उठा लिया। माधव बेचारा अभी अभी थक हार करके घर लौटा था और बीबी उसकी चंद्रमुखी के बदले ज्वालामुखी बनी हुई थी। आते ही उसे घेर लिया। सुना आपने, मेरी मौसी ने जो रिश्ता भेजा था उसमें क्या खराबी थी? इन लोगों ने उसमें 1000 दोष निकाल करके रिजेक्ट कर दिया है कि मैं लाऊंगी निधि के लिए राजकुमार। और आप खुद भी एक बेटे का बाप खोज के निकाली हैं। जब बाल बच्चेदार से ही करना था तो मेरे रिश्ते में क्या बुराई थी? अच्छा खासा पैसा है, दौलत वाला है, फर्क सिर्फ इतना है ना कि उनका बेटे जवान है। मास्टर साहब के पास कौन सा खजाना होगा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, भला कितनी तनख्वाह पाते होंगे? माधव बेचारा बुद्ध बना खड़ा था। प्रीति, अभी अभी आया हूँ, थक हार करके मुझे सांस तो लेने दो, पानी वानी तो पूछो। यह क्या आया नहीं कि शिकायतों का पिटारा लेकर के बैठ गई। माधव अपने कमरे में बेड पर लेटते हुए कहा। प्रीति आग बबूला हो गई। हाँ, मेरी हर बात जहर लगती है सबको। मैं इस घर की दुश्मन हूँ ना, मैं किसी का भला क्यों चाहूंगी? मुझे तो निधि दीदी से पिछले जन्म का बैर है ना। प्रीति, आवाज धीरे रखो, क्यों हर बात में चिल्लाने लगती हो? देखो प्रीति, मैं यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, पर ये तो सोचो कि अगर रिद्धि दीदी के पसंद के लड़के से शादी होती है तो निधि दीदी के सुख दुख के जिम्मेदार भी तो वही होंगे ना। कल हो करके निधि के साथ कुछ भी बुरा भला हुआ तो कोई यह तो नहीं कहेगा कि भाई भाभी ने मिल करके बहन की जिंदगी खराब कर दी, जानबूझ करके बाल बच्चेदार से शादी कर दे। इसलिए तुम शांति रखो, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बात प्रीति की समझ में आ रही थी, वह भी माधव की बातों से सहमत हो रही थी, इसलिए उसने हार मान ली माधव के आगे। ठीक है, आप सही कहते हैं, मुझे तो शादी होने से मतलब है, चाहे जिससे भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। माधव ने चैन की सांस ली। अब सबसे बड़ी समस्या थी नवीन सर से बात करना। इसके लिए रिद्धि ने निधि के साथ स्कूल जाने का विचार किया। जाते ही निधि प्रिंसिपल सर से जाकर के मिली तो सर हैरान रह गए। फिर निधि ने सर से रिक्वेस्ट की, सर मुझे टीचिंग कंटिन्यू करनी है, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों मिस निधि, आपकी तो शादी होने वाली थी ना?
प्रिंसिपल सर ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, पर अभी फिलहाल कुछ महीनों के लिए टल गई है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं स्कूल पुनः ज्वाइन करना चाहती हूँ, निधि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, श्योर, क्यों नहीं, आप जैसे काबिल टीचर को अपने स्कूल में दोबारा रख करके मुझे खुशी होगी। आप स्कूल कंटिन्यू कर सकती हो। थैंक यू सर, मैं आपकी आभारी रहूंगी, निधि ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। सर, यह मेरी बड़ी बहन रिद्धि दीदी हैं, आज मेरे साथ मेरा स्कूल देखने आई हैं, निधि ने रिद्धि को देखते हुए कहा। तो प्रिंसिपल सर हेलो करते हुए कहा, नाइस टू मीट यू, आप बेफिक्र हो करके स्कूल का जायजा लीजिए। थैंक यू सर, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, बाकी टीचर दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिद्धि का इशारा नवीन सर की तरफ था। सभी टीचर अपने क्लासरूम में होंगे, कुछ किसी कारणवश आए नहीं हैं, निधि की ओर देखते हुए कहा। निधि मैम, वह मैथ टीचर नवीन सर की माँ आज सुबह ही गुजर गई, तो उन्होंने 15 दिनों की छुट्टी ले रखी है, इसलिए उनका क्लास आपको ही देखना पड़ेगा। जी सर, निधि मन ही मन दुखी होते हुए बोली। रिद्धि एकदम निराश हो गई। सर की बात सुन करके उसका तो स्कूल आना ही निरर्थक हो गया था। सिचुएशन ऐसी थी कि फोन पर इस तरह की बात करना अभी शोभा नहीं देता। नवीन सर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अरे, संसार में एक माँ ही तो थी जो अपनी थी, सुख दुख में साथ थी, यूं तो अपनों की कमी नहीं थी, पर सिर्फ कहने को अपने थे। शादी ब्याह मरनी जीनी में खाना पूर्ति करने वाले, दुर्भाग्य से पत्नी का साथ भी अल्प समय के लिए ही था। माँ भी छोड़ गई, भरी दुनिया में तन्हा जीने के लिए। प्रिंस को कौन संभालेगा, उसकी देख रेख कौन करेगा, यह चिंता नवीन सर को खाए जा रहे थे। फिलहाल अभी तो नवीन सर की बहन आई हुई थी, तो बच्चे को वहीं संभाल रहे थे, पर कब तक? काम क्रिया के बाद 2 दिन भी और रुकने के लिए तैयार नहीं होंगी। सारे कार्य संपन्न होने के बाद एक दिन उनकी बहन निर्मला ने बात छेड़ दी। नवीन, अब आगे क्या सोचा है तुमने? कैसे घर बाहर मैनेज करोगे? प्रिंस को देखने वाला कोई तो चाहिए ना, तो कब तक अकेले संभालोगे? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? निर्मला ने चिंतित होकर के कहा। हाँ दीदी, सोचता हूँ कोई ढंग की लड़की मिले तो इस बारे में सोचूं, किसी से भी तो नहीं कर सकता ना। प्रिंस को उसकी माँ चाहिए, तो इसके लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी पत्नी होने के साथ साथ प्रिंस की माँ बनना भी स्वीकार करे। नवीन सर ने कहा। तो निर्मला और चिंतित हो गई, भला ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? ये तो भाग्य की बात है, अच्छी मिल गई तो बच्चे की अच्छी किस्मत, वरना सौतेली माँ से क्या अपेक्षा करना। फिर दीदी, शादी करना ही क्यों है? मुझे सिर्फ पत्नी सुख नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे बेटे की माँ चाहिए, मेरे घर की रौनक चाहिए, मेरी गृह लक्ष्मी चाहिए। नवीन सर उत्तेजित होकर के बोले। तो निर्मला की चिंता और बढ़ गई। तो तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी लड़की जो तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरे तो बताओ, मैं बात करूंगी उससे। निर्मला ने भाई का मन टटोलना चाहा थी, पर अब नहीं है। नवीन सर उदास होकर के बोले। मतलब अब क्यों नहीं है? निर्मला ने पूछा। उनकी शादी होने वाली थी, इनफैक्ट अब तक हो चुकी होगी। कौन थी, कहाँ की थी, तुम कहाँ मिले थे? निर्मला ने अति उत्सुकता से पूछा। निधि नाम है उनका, मेरे स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ाते थे, प्रिंस को बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपने बेटे जैसा ख्याल रखते थे। पर पिछले हफ्ते उनकी शादी थी। माँ के जाने के गम में नवीन सर निधि को भूल ही गए थे। आज अचानक याद आने पर उनकी आंखों के साथ साथ उनका मन भी भीग गया। आह, मैंने उन्हें खो दिया, काश मैंने समय रहते कोशिश की होती, काश मैं उनकी बात नहीं मानता और उनकी माँ से जा करके बात करता इस बारे में, तो निधि हमसे कभी जुदा नहीं होती। पर हाय मेरी किस्मत, मेरी मति मारी गई थी। मैं लोक लाज के भय से और उनके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए, इस भय से कुछ ना कर सका और हमेशा के लिए उन्हें खो दिया। उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, काश उनकी शादी हुई ही ना हो, काश किसी कारणवश उनकी शादी टल चुकी हो, उनका दिल दुआ कर रहा था। नवीन, आगे बोलना, कहाँ खो गया तू?
निर्मला उसे झकझोर करके बोली तो वह ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया। आगे क्या होगा दीदी, अब तक तो शादी हो गई होगी, पता लगाओ ना नवीन, पूछो ना किसी से क्या हुआ उसका, शादी हो गई या अभी बाकी है, किससे पूछें दीदी, अभी तक वो स्कूल को अलविदा भी कह दिया होगा और किसी से उनके बारे में पूछ करके उनका किसी तरह का अपमान नहीं करना चाहता। नवीन सर गंभीर हो करके बोले, ओह इसका मतलब मेरा भाई उस लड़की के प्यार में था। निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा तो नवीन सर झेंप गए, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, प्यार व्यार की तो ना उम्र है और ना ही समय है, पर हाँ मुझे उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी अंडरस्टैंडिंग पसंद है। इन कुछ महीनों में उनकी प्रिंस के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, वो फिक्र करती थी प्रिंस की, और मैं इतना अवश्य जानता हूं कि प्रिंस को उनकी अच्छी मां नहीं मिल सकती। नवीन सर दृढ़ विश्वास के साथ निधि का पक्ष रख रहे थे। निर्मला के समक्ष भाई के लिए अत्यंत दुखी हो रही थी निर्मला। निधि दिन प्रतिदिन स्कूल आती, नवीन सर का इंतजार करती। नवीन सर ने अपनी छुट्टी बढ़ा ली थी। निर्मला दीदी के जाने के बाद घर और प्रिंस को संभालने के साथ साथ नौकरी संभालनी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने सोचा कि 3 महीने बाद नया सेशन चालू होगा, तब तक प्रिंस भी 3.5 साल का हो जाएगा, तो उसका भी नर्सरी में एडमिशन करवा दूंगा तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। वैसे तो स्कूल जा करके प्रिंसिपल सर से परमिशन ले सकते थे, पर जब से निधि गई थी स्कूल जाने की इच्छा ही मर गई थी, इसलिए उन्होंने फोन पर ही प्रिंसिपल सर से बात करके 3 महीने का लीव ले लिया था। निधि को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, वह मन ही मन कई अंदेशे पाल रही थी। किसी से पूछना उसे उचित नहीं लगता था, लोग क्या कहेंगे कि डर से किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं करते थे। रिद्धि का बीच बीच में फोन आता रहता था, यह पता करने के लिए कि निधि नवीन सर से मिली या नहीं मिली, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। वैसे तो रिद्धि फोन पर भी नवीन सर से बात कर सकती थी, लेकिन निधि ने मना कर दिया था उसे। नवीन सर से इस बारे में वही बात करना चाहती थी, इसलिए उनकी राह देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था दोनों के पास। इधर प्रीति के सब्र का बांध टूट रहा था। वह सोच रही थी कहीं दोनों बहनों ने मिल करके उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया, सिर्फ शादी टालने के लिए यह सब ड्रामा तो नहीं रचा। ऐसा तो नहीं कि वास्तव में कोई लड़का है ही नहीं, बस यह दोनों प्रीति को गुमराह कर रही हों। पर प्रीति ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इन दोनों बहनों की अच्छे से खबर लेगी। वह मन ही मन योजना बनाने लगी कि कैसे सच्चाई सामने लाया जाए। माधव से उसे ज्यादा उम्मीद तो नहीं, फिर भी एक बार उससे बात करना जरूरी था। इसके लिए सबसे पहले वह अपने घर के पुरोहित जी को बुला भेजा। पुरोहित जी के आने पर उचित आसन दे करके और चाय पानी पिला करके कहा कि पंडित जी जरा देख करके बताइए ना, शादी का शुभ मुहूर्त कब से स्टार्ट हो रहा है। क्यों जजमान, पंडित जी ने पूछा। वह मेरी छोटी ननद है ना, उनकी शादी ठीक हो गई है, तो उनके लिए ही शुभ लगन निकलवाना था। अच्छा ठीक है, अभी पत्र देख करके बताता हूँ। पंडित जी पत्रा निकाल करके देखने लगे। आज से 2 महीने बाद माघ शीश पंचमी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त बन रहा है, तो यही शुभ दिन ठीक रहेगा शादी के लिए। प्रीति खुश हो गई सुन करके। पंडित जी को दान दक्षिणा दे करके विदा किया। सुन रही हो माँ जी, पंडित जी 2 महीने बाद का मुहूर्त बता रहे हैं। प्रीति ने खुश होते हुए कहा। माँ जी के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, पर कमरे में लेटी निधि को सब समझ आ रहा था कि प्रीति के मन में क्या खिचड़ी पक रही है। प्रीति ने जोर देते हुए कहा, माँ जी शादी तो फिक्स हो गई है ना, रिद्धि दीदी को लड़का मिल तो गया है ना। माँ अचरज से उसे देख रही थी। क्या पता बहुरिया, मुझे तो कुछ भी ठीक से मालूम नहीं है। कह तो रही थी रिद्धि, पर दोबारा उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो पूछिए ना माँ जी, नहीं तो मैं मौसी के बताए लड़के से संपर्क करूं क्या। प्रीति ने तंज कसते हुए कहा। निधि कान में रुई डाल करके पड़ी रही, भला उसके पास इस सवाल का जवाब ही क्या था। प्रीति दबे शब्दों में खरी खोटी सुनाती रही। कुछ कुछ शब्द निधि के कानों में भी पड़ रहे थे जो उसके मन को छलनी कर रहे थे।
किसी तरह मानसिक तनाव में निधि के दिन गुजर रहे थे। वही रोज का रूटीन, सर से मिलने की आस में स्कूल जाना और बेमन से खाली हाथ लौटना। एक दिन मंजू ने पूछ लिया, क्या बात है निधि मैडम, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? ना किसी से बोलना ना हंसना, सब ठीक तो है ना? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है मंजू, सब ठीक है, निधि ने कहा। मगर आपकी आंखें तो कुछ और कहती हैं, जैसे किसी का इंतजार करते करते थक गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो घर में थोड़ी परेशानी चल रही है इसलिए। निधि की जैसे चोरी पकड़ी गई हो, उसने जल्दी से बहाना बनाया। वैसे आपको बता दें, नवीन सर 3 महीने की छुट्टी पर हैं। शायद 10-15 दिन और बचे हैं नवीन सर को वापस आने में। मंजू ने जैसे उसके मन की व्यथा को पढ़ ली थी। सुन करके निधि को बुरा तो बहुत लगा, पर यह जान करके तसल्ली भी हुई कि फाइनली नवीन सर 1-2 हफ्ते में वापस आ रहे हैं। उसने मन ही मन मंजू को यह जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया, पर ऊपर से नाराजगी दिखाते हुए बोले, मंजू तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? मैं कौन सा उनके लिए मरी जा रही हूँ? मंजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देख करके मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो, मैडम जी मुझे आपके दर्द का अंदाजा है, चाहे आप लाख छुपा लो। निधि अब पहले से खुश और निश्चिंत हो गई थी। उसकी बेचैनी अब शांत हो गई थी। मन में आशा की एक किरण जागी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। घर आकर के सबसे पहले उसने यह गुड न्यूज रिद्धि को सुनाया। यह शुभ समाचार सुन करके रिद्धि भी उछल पड़ी खुशी से। अच्छा तो ये बात थी क्या निधि? बेकार में ही तुम पैनिक हो रही थी और पता नहीं क्या क्या सोच रही थी पगली। निधि अब सब ठीक हो जाएगा। निधि मैं आ रही हूँ 15 दिन बाद, मेरा इंतजार करना। निधि मुस्कुरा करके फोन कट कर दी। प्रीति ने सारे घर वालों को अल्टीमेटम दे दिया कि मार्गशीर्ष पंचमी को शादी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। अगर 1 महीने के अंदर रिद्धि शादी का जिम्मा ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो कब तक बैठे रहेंगे इंतजार में हाथ पर हाथ धरे। उसी शुभ मुहूर्त में मौसी द्वारा बताए गए व्यक्ति से निधि का शादी करवा दी जाएगी। माधव के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि एक तो प्रीति का दबाव, दूसरा उसके पास नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि निधि के लिए लड़का ढूंढने जा सके। निधि की चिंता बढ़ती जा रही थी। रिद्धि भी अभी तक आई नहीं थी। नवीन सर की छुट्टियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर खत्म भी हो गई तो वह नवीन सर से कहेगी क्या और क्या सोचेंगे? शादी नहीं हुई तो मेरे गले पड़ रही है। इसी प्रकार कई तरह के अच्छे बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे, तो जो उसकी परेशानी को और भी बढ़ा रहे थे। दिन अच्छे हो या बुरे बीत ही जाते हैं किसी तरह। 15 दिन बीत गया और नवीन सर की छुट्टियां समाप्त हुई। आज बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठ करके नवीन सर ने घर के सारे काम निपटाए। अपना और प्रिंस का टिफिन बनाया, बेड बिछौना सब साफ सुथरा करके बिछाया, प्रिंस को नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहनाए। यूनिफॉर्म तो अभी था नहीं। आज प्रिंस का एडमिशन होने के साथ साथ स्कूल का पहला दिन था। आज शैक्षिक जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला था। प्रिंस बहुत खुश था, पर नवीन सर को खुशी नहीं हो रही थी स्कूल जाने की। हाँ, प्रिंस को लेकर के संतुष्ट थे कि उनके बेटे का स्कूल लाइफ शुरू हो रहा है आज से। फिर तैयार होकर के दोनों बाप बेटों ने नाश्ता किया और बाइक पर सवार होकर के निकल पड़े अपने स्कूल की ओर। नवीन सर को ऐसा लग रहा था कि उनका स्कूल जाना निरुद्देश्य ही है। वह अपने मन को टटोल रहे थे। क्या सच में इतना प्यार हो गया उन्हें निधि से कि उनके बिना स्कूल जाना निरर्थक लग रहा है? पर जब स्कूल आती थी तब तो इतना स्ट्रांग फीलिंग नहीं मालूम होती थी। फिर अब क्या हुआ? अब क्यों उनके बिना जीवन खाली खाली लग रहा है? जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे सिर्फ दिन काटे कट रहे हों। इन्हीं ख्यालों में डूबे नवीन सर स्कूल पहुंच गए। दुर्भाग्य से आज निधि की बस छूट गई। वह बस स्टॉप पर 1-8 घंटे खड़ी रही, तब जाकर के एक बस आई। अभी भीड़ से ठसाठस भरी थी। निधि किसी तरह बस में घुस गई। खड़ा होने की भी ठीक से जगह नहीं थी। किसी तरह धक्के खाते बस स्टॉप तक पहुंची। उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग धक्का मुक्की करते हुए उतार दिए। निधि खुद को रिलैक्स करते हुए स्कूल की तरफ चल दी। 5 मिनट का पैदल का रास्ता था। नवीन सर स्कूल पहुंचे।
सब कुछ लगभग पहले जैसा ही था, बस बदला था तो निधि का ना होना। सर मायूस हो करके स्टाफ ऑफिस की ओर बढ़ गए, जहां हेड क्लर्क नितिन सर बच्चों का एडमिशन ले रहे थे। सर ने प्रिंस का बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस डिटेल तथा प्रिंस का पासपोर्ट साइज फोटो नितिन सर के पास जमा किया और एडमिशन के लिए अनुरोध किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2-4 दिन में जमा करने का वादा करके उसको ले करके वापस उसके क्लास की ओर चल दिए। वापसी पर वो अपने ख्यालों में गुम नजरें झुकाए अपने क्लास की ओर बढ़ रहे थे। निधि भी देर होने की वजह से भागी भागी आ रही थी क्लासरूम में जाने के लिए। अचानक किसी से बहुत जोरों से टकराई, गिरने वाली थी कि सामने वाले ने उसे कस करके थाम लिया और फिर दोनों की नजरें टकराई और दोनों शॉक्ड थे। सर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो दोनों ही भूल गए कि वे दोनों कौन हैं, कहाँ हैं। खैर किस्मत से कॉरिडोर खाली था। सभी टीचर्स और बच्चे अपने अपने क्लासरूम में थे। सिर्फ इस पल के साक्षी धूप और हवाएं थी। फिर नवीन सर ने उसे संभाल करके खड़ा किया और निधि को गौर से देखा। निधि अभी पहले जैसी थी, वही पहनावा, वही सादापन, कोई बनाव श्रृंगार नहीं, मांग में सिंदूर भी नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं थी। सर को बड़ी हैरानी हो रही थी, वह आश्चर्यचकित होकर के देखे जा रहे थे। फिर निधि ने उनके आगे हाथ लहराते हुए हेलो सर कहा तो वे जैसे होश में आए। गुड मॉर्निंग भी उन्होंने झिझकते हुए कहा। सर आप ठीक हैं? निधि ने पूछा। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? सर ने कहा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। निधि के चेहरे पर स्माइल थी। आपकी शादी नहीं हुई? निधि ने झट से कहा। क्यों? सर आश्चर्य से बोले। क्योंकि दूल्हा ही नहीं आया, वह छुट्टी पर गया था। निधि शरारत से बोली। निधि जी पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ। नवीन सर कंफ्यूज हो रहे थे। अभी नहीं, अभी क्लास में चलते हैं, अभी देर हो रही है। मेरी दीदी आ रही हैं 1-2 दिन में, वह आपसे मिलना चाहती हैं, वही बताएंगी आपसे सारी कहानी। फिर निधि अपने क्लासरूम में चली गई। उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी। नवीन सर थोड़े खुश थोड़े कंफ्यूज से अपने क्लास में जा रहे थे। छुट्टी के समय प्रिंस ने निधि को देखा और देखते ही आ करके लिपट गया। निधि माँ करके। निधि को इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी प्रिंस को देख करके जितनी आज हो रही थी। लग रहा था प्रिंस उसका ही बेटा हो और महीनों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। प्रिंस उससे मिल करके बहुत खुश हो रहा था। खुशी तो नवीन सर के चेहरे पर भी दिख रही थी, जिसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। निधि आश्वस्त थी कि अभी भी देर नहीं हुई है। प्रिंस उससे इधर उधर की ढेर सारी बातें करता, अपनी दादी के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताता रहा और निधि बड़े चाव से सुनती रही। फिर निधि प्रिंस को उसके पापा के पास छोड़ करके अपने घर के लिए चल दी। आज वो बहुत खुश थे, यह तो उसकी चाल देख करके ही पता लग रहा था। घर आने पर उसने हाथ मुंह धोया और माँ माँ पुकारने लगी। माँ कहाँ हो आप? माँ अपने कमरे में बैठी बक्से में से कुछ निकाल रहे थे। निधि आवाज देते देते अंदर गई और माँ को बैठे देख उनसे पीछे से आ करके लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ ने हाथ पीछे करते हुए कहा। हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। निधि की बात माँ के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा था, पर निधि को खुश देख करके खुश थी। बेटी के चेहरे पर ढेर सारी खुशी देख करके माँ के कलेजे को ठंडक मिल रही थी और मन ही मन ढेरों दुआएं दे रही थी। प्रीति की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से आज सुबह ही मायके चली गई थी कुछ दिनों के लिए, तो सारी जिम्मेदारी निधि के कंधों पर ही था। पर आज निधि को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। कोई भी काम करने में खुशी खुशी सारे काम निपटा रही थी। आज खाने में भी उसने खीर और पूड़ियाँ बनाई। अब अपने पिता से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। अपने तकदीर का लिखा समझ करके उनको भी माफ कर दिया। रात में सबको खिला पिला करके अपने बिस्तर पर आ करके लेट गई। माँ भी उसके बगल में ही लेटी थी और लेटते ही सो गई। पर निधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी, जिसमें प्यारा सा आंगन था, झिलमिल बरसता सावन था,
एक प्यारा सा नटखट सा बेटा था और प्यार से भी प्यारा जीवन साथी था। जिंदगी जन्नत से भी खूबसूरत थी। कितने खूबसूरत थे ये ख्वाब जो सच होने वाले थे, क्योंकि उसे यकीन था कि नवीन सर पैसे से बहुत अमीर हों ना हो, पर दिल के बहुत धनी थे, जो उस पे जान निसार कर देंगे। उसके लिए चांद तारे तोड़ करके लाएं चाहे ना लाएं, उसके उम्मीदों को, उसके विश्वास को टूटने ना देंगे। इन्हीं ख्यालों में डूबे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रिद्धि ने फोन करके बताया कि आराध्या की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए आने में थोड़ी देर लगेगी। हो सकता है 2-4 दिन लग जाएं, तो तब तक तुम सब संभाल लेना। पर दीदी, सर ने मुझे दोबारा घेर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? निधि ने उलझन भरे स्वर में कहा। तो रिद्धि ने मजे लेते हुए कहा कि जो तुम्हारे दिल में हो वो कह देना। निधि मायूस हो करके फोन रख दी। यहाँ तो एक एक पल भारी हो रहा था। 2-4 दिन और इंतजार कैसे होगा? निधि सोच सोच करके परेशान हो रही थी। खैर कल संडे था तो निधि थोड़ी रिलैक्स थी। परसों जो होगा देखा जाएगा। इधर नवीन सर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। निधि जी की शादी ना होने के क्या कारण रहे होंगे? क्या शादी कुछ दिनों के लिए टली है या हमेशा के लिए? क्या लड़के ने शादी से इनकार कर दिया या निधि मैम तैयार नहीं हुई इस शादी के लिए? तो क्या निधि जी को भी मुझसे प्यार है? क्या मैं उनसे अपने दिल की बात पुनः कह दूं या वह फिर से इनकार कर देंगी? तरह तरह के प्रश्नों की बौछार हो रही थी उनके मन में। अंत में उन्होंने फैसला किया कि अंजाम जो भी हो, अब की बार वह अपने दिल का हाल सुना ही देंगे। निधि को चाहे वह इनकार करे या इकरार, उनकी मर्जी। नवीन सर तड़के ही उठ करके घर के सारे काम निपटा करके प्रिंस को तैयार करके और खुद भी तैयार हो करके चल दिए अपने इरादों को मजबूत करते हुए स्कूल की ओर। निधि भी टाइम से स्कूल पहुंच गई थी। कुछ मुरझाई हुई सी थी। रिद्धि के ना आने के कारण उसका मन उदास था। आज मंजू एब्सेंट थी, जिससे टेबल पर बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रखा था। निधि को खुद ही ऑफिस जा करके रजिस्टर लाना था। नवीन सर भी अपने क्लास में रजिस्टर उठा करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी निधि आ गई। निधि मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अचानक से बोल पड़े। निधि ठिठक गई। जी कहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा ये मौका गंवा दूं, इसलिए मैं आपसे साफ शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अपने सूने जीवन में रोशनी लाना चाहता हूँ और आपके दामन को खुशियाँ से भरना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे प्रिंस की माँ बनना स्वीकार करेंगी? नवीन सर घुटनों के बल बैठ करके एक ही सांस में सारे सवाल कहने के बाद निधि के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। निधि पहले तो सकपकाई, फिर रिद्धि की बातों को याद करके कि जो मन में हो कह देना, उसने तत्क्षण हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पर इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, मेरी माँ से मेरा हाथ मांगना होगा। निधि ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, आप जब कहें मैं आ जाऊंगा। नवीन सर मुस्कुरा करके बोले। अभी 2 दिन में रिद्धि दीदी आएंगी तो उसके आने के बाद ही आइएगा, निधि ने सकुचाते हुए कहा। तो नवीन सर खुश हो करके हाँ में गर्दन हिला दिए। दोनों अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। निधि के पांव खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। क्लासरूम में बैठे बैठे वह हौले से गुनगुना रही थी। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए? आजकल पांव जमीन पर पड़ते नहीं मेरे। सारे बच्चे गौर कर रहे थे कि मैम बहुत खुश दिखाई दे रही हैं और बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए सबने एक सुर में कहा कि मैडम आज अंताक्षरी खेलें हम लोग। निधि मुस्कुरा दी। हाँ हाँ ठीक है खेलो, मगर शांति से, कोई शोर नहीं होना चाहिए। जी मैम ठीक है, बच्चों ने एक स्वर में हामी भरी। निधि के जीवन में बहुत सालों बाद ये सुखद क्षण आया था। उसका दिल, उसकी आंखें, उसके ओंठ सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे, वरना आज से पहले ओंठ तो कई बार औपचारिकता बस मुस्कुराए थे, पर दिल हमेशा उदास था। छुट्टी के टाइम निधि की नजरें प्रिंस को ढूंढ रही थे। प्रिंस अभी तक अपने क्लासरूम से निकला नहीं था, तो निधि उसके क्लासरूम तक चली गई। निधि माँ,
प्रिंस देखते ही उछल पड़ा और दौड़ करके आते हुए उसकी बाहों में झूल गया। निधि उसके माथे को प्यार से चूम लिया और उसे प्यार से बाहों में उठाते हुए स्कूल की गेट की तरफ चल दिए। आत्मिक रिश्ता तो दोनों का बहुत पहले ही जुड़ चुका था, अब वैवाहिक भी जुड़ने जा रहा था। निधि बहुत खुश थी और प्रिंस उसे खुश देख करके खुश था, सारी बातों से अनभिज्ञ। 3-4 दिनों बाद आराध्या के ठीक होते ही रिद्धि भागी भागी आई। निधि की शादी में वह अब और किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे, इसलिए सिर पर पैर रख करके भागती आई। निधि खुशी से झूम उठी, बहन को देख करके देखते ही गले लग गई। क्या दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। निधि ने शिकायती लहजे में थोड़ा ठुनकते हुए बोली। ओह मेरी प्यारी बहना, मैं तो कब का आना चाहती थी और मजबूरी ना होती तो एक दिन भी देरी नहीं करती, पर क्या करें, बच्चों को बीमार छोड़ करके भी तो नहीं आया जा सकता है ना। तो बताओ आगे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, अब क्या करना है? निधि झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली। करना क्या है, एक बार मिलते हैं और बैठ करके आपस में बात करते हैं कि कब क्या करना है। ऐसा करो, सर को बोल दो घर आने के लिए, तुम स्कूल में ही रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रिद्धि ने कहा तो निधि ने हाँ में सिर हिलाया और निधि स्कूल जाते ही नवीन सर को यह खुशखबरी सुना दी कि रिद्धि दीदी ने बुलावा भेजा है। नवीन सर यह संदेश सुन करके खुशी के मारे बावरे हो गए, क्योंकि उन्हें कब से इस मोमेंट्स का बेसब्री से इंतजार था। सो सर लंच टाइम में निकल गए प्रिंस को निधि के भरोसे छोड़ करके निधि के फैमिली से मिलने, और कुछ ही मिनटों में नवीन सर निधि के घर पर हाजिर थे। निधि की मां नवीन सर को देख करके बहुत खुश थी। सब ने तहे दिल से सर का स्वागत किया। रिद्धि ने चाय भजिए का इंतजाम पहले से ही कर रखा था, पर सर ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया कि नहीं दी, अभी फिलहाल कुछ नहीं लूंगा, लंच करके ही आया हूं, और वैसे अब मैं शादी के बाद ही खाना खाऊंगा, नवीन सर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रिद्धि ने भी कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। दोनों को नवीन सर अच्छे लगे थे, बात व्यवहार में भी सरल थे, मितभाषी थे। माँ और बहनों की खुशी में ही माधव की भी खुशी थी, तो उसने भी रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुबह से दौड़ भाग मची थी, नाते रिश्तेदार सब जमा हो रहे थे, वेडिंग हॉल में पंडाल सजाए जा रहे थे, सुबह से विधि विधान चालू था, एक ही दिन में सारी रस्में निभाई जा रही थी। आज निधि की बारात आ रही थी। हाँ, बाराती बाहर के लोग कम ही थे, दूल्हा यानी नवीन सर के सगे संबंधी ही थे, 2-4 उनके गांव और स्कूल के क्लोज फ्रेंड थे। नवीन सर की दूसरी शादी थी तो ज्यादा ताम झाम भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन निधि की तो पहली शादी थी, इसलिए तो नवीन सर ने निधि की मां के कहने पर कि बेटा कहीं मंदिर में चल करके ब्याह करा देते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया और प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि माँ जी कि मेरी भले ही दूसरी शादी हो रही है, पर निधि के लिए तो पहली ही है, जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा होगा, हम उनके सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए मैं बारात लेकर के अवश्य ही आऊंगा। भले रस्में 5 दिन में ना निभा करके एक ही दिन में निपटा दिए जाएं, पर वेडिंग हॉल में हमारी शादी होगी। हम बाहरी लोगों को ज्यादा नहीं बुलाएंगे, कुछ आपके निजी लोग और कुछ मेरे निजी रिश्तेदार तो शामिल होंगे ही। मैं निधि जी को इस खुशी से वंचित रखना नहीं चाहता। निधि की मां दामाद की बात सुन करके गदगद हो गई और आश्वस्त भी कि भले देर से मिला है पर जमाई बिल्कुल हीरा है। और फिर नवीन सर के अनुसार विवाह की सारी तैयारी हो रही थी, क्योंकि दहेज में तो 1 रुपया भी खर्च हुआ नहीं था, इसलिए बारातियों की सारी जिम्मेदारी को माधव खुशी खुशी निभा रहा था। प्रीति भी नए नए गहने कपड़े पहन करके शिद्दत से सभी रस्मों रिवाजों में हिस्सा ले रहे थे। निधि की शादी की सारी जिम्मेदारी रिद्धि ने अपने ऊपर ले रखी थी। मेहंदी लगवाना, जयमाला के लिए मेकअप सेकअप करके रेडी करना, लहंगे की खरीदारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अरेंजमेंट, सब के खर्चे रिद्धि मैनेज कर रही थी। निधि रेड कलर के लहंगे, हाथों में कोहनी तक मेहंदी लगाए, पैरों में घुंघरू से भरी पायल, भरे गले का नेकलेस, बाजू बंद मांग टीका, नाक में नथिया पहने आज तो परी लग रहे थे। उसने आईने में खुद को निहारा। इस रूप को सजाने के लिए उसे काफी लंबा इंतजार करना पड़ा।
आज तक मात्र दूसरी लड़कियों को सजते संवरते देखती आ रही थी, उसको कभी ये सौभाग्य प्राप्त ना हुआ। उसने तो इस दिन की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर विधाता को आज जा करके उस पर दया आई। पिया से मिलने की कल्पना मात्र से उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। जयमाला का वक्त हो रहा था। रिद्धि और सारी लड़कियां निधि को मंडप तक ले जा रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी, थोड़ा डर, थोड़ी हया, कई रंग झलक रहे थे। हंसी मजाक के बीच जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। वेडिंग हॉल में शहनाई गूंज रही थी और निधि के मन में भी, क्योंकि उसके बरसों की आस अब पूरी जो हो रही थी। वैदिक मंत्रोच्चारण तथा मांगलिक गीत के साथ शादी के तमाम रस्में निभाई गई। अग्नि के 7 फेरों के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे भी दोहराए गए और फिर दो प्यार के राही हमेशा के लिए एक हो गए। देर रात तक रस्मों को निभाते निभाते निधि बहुत थक गई थी, सो जगह मिलते ही वो सो गई। आज उसकी आंखों में सुकून की नींद थी। ख्वाब नहीं थे, क्योंकि ख्वाब तो सारे पूरे हो गए थे। शाम होते होते निधि विदा होकर के ससुराल आ गई, अपने सपनों की नगरी में, सभी अपनों को रोता छोड़ करके। उसकी माँ के आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। प्रीति भी और माधव भी उसके लिए बहुत खुश थे, उसके नवजीवन की शुभकामनाएं दे रहे थे। रिद्धि के क्या कहने, उसके आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर वह दिल से बहन बहनोई को ढेरों दुआएं दे रही थी। भाई का घर फिर से बस जाने से नवीन सर की बहन निर्मला बहुत खुश थे और लड़की भी भाई की पसंद की थी, और तो सोने पे सुहागा वाली बात थी। पड़ोस की महिलाओं के कहे अनुसार निर्मला ने सास के सारे रोल निभाते हुए निधि का दिल से वेलकम किया। दिन भर रस्मों रिवाजों का दौर चलता रहा। इस बीच प्रिंस अपनी निधि माँ के पास ही बैठा रहा। माँ को छोड़ करके एक क्षण भी हटना नहीं चाह रहा था। हद तो तब हो गई जब रात में भी वह माँ की गोद में ही सो गया। निर्मला जब भी अपने साथ ले जाने के लिए उठाने लगते, वह रोने लगता। फिर निधि ने कहा कि दीदी, प्रिंस को मेरे पास ही छोड़ दीजिए, तो मजबूरन निर्मला को उसकी बात माननी पड़ी। निधि ने कमरे को ध्यान से देखा। निधि के लिए कोई सुहाग सेज तो नहीं सजाया गया था, ना ही फूलों की लड़ियां लगी थी, ना ही गुलाब और इत्र की खुशबू फैली थी, पर जो भी था उसके लिए बेहद खूबसूरत था। सर अभी तक नहीं आए थे। निधि उनके इंतजार में बोझल होती पलकों को जबरदस्ती खोले उनका इंतजार कर रही थी। एक तो प्रथम मिलन की पहली रात, अनछुए जज्बातों को एक होने की रात। बरसों से इस दिन का इंतजार था। दो जिस्म एक जान हो, जाने की सौगात लेकर के आई थी यह खूबसूरत रात, और जिसका सपने में भी गुमान नहीं था कि सुहाग रात, रात के दिन दो नए दाम्पत्य जोड़े के बीच एक नन्हा सा बालक भी होगा। पर नियति के इस फैसले से निधि को कोई गिला नहीं था। उसने इसे सराखों पर लिया था। अब उसे अपनी तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी। नवीन सर जैसे सुलझे हुए इंसान को पा करके वह अपने भाग्य को सराह रही थी। खैर, बहुत रात बीती और सब लोगों के सो जाने के बाद नवीन सर कमरे में आए। निधि प्रिंस को गोद में लिए बैठे बैठे ही सो गई थी। नवीन सर निधि की ममता को देख करके दंग थे। उन्हें अपनी पसंद पर नाज था। वो सोचने लगे थे कि निधि को चुनने का मेरा फैसला एकदम सही था। इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर कोई और नहीं मिल सकता है। प्रिंस की अच्छी किस्मत के बदौलत ही निधि जी जैसी माँ मिली उसे। नवीन सर असमंजस में पड़ गए कि निधि जी को उठाया तो कुछ गलत ना समझ लें, और नहीं उठाया तो बैठे बैठे कब तक सोएंगी। सो उन्होंने आहिस्ता से प्रिंस को उठा करके बेड पर सुलाया, पर तब तक निधि की आंखें खुल गई थी। वो झिझकते हुए उठने लगी तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे बैठाते हुए कहा कि निधि जी, आपको मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप प्रिंस की माँ पहले हैं। मुझसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर हाल में आपका रहूंगा, आप ही से प्यार करूंगा। आप प्रिंस को इतना प्यार करती हैं, इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। सर ने निधि के हाथों को प्यार से चूमते हुए कहा। निधि अपने भाग्य को सराहती हुई उनके आगोश में समा गई, और इस तरह दो नीरस बेस्वाद जीवन में खुशियों की बौछार हो गई।
तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।